मोटिवेशन को लेकर आपको जब भी ऐसा लगे कि आप डीमोटिवेटेड हो रहे हैं, देखिए मोटिवेशन के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है हवाई किस्म का तरीका, मेरे जैसे किसी स्पीकर को बुला लीजिए, ये हवाई तरीका है, इससे कुछ बात बनती नहीं है, लगता है कि बात बन गई, बनती नहीं है। और कई मोटिवेटर्स तो मैंने ऐसे देखे हैं जो मंच पे आके आगे लगा देते हैं, यस यू कैन, सब बोलेंगे यस वी कैन, सबको लगता हो गया। वो असर रहता है आधे घंटे तक, जैसे गुब्बारे में हीलियम गैस भरते हैं, गुब्बारा उड़ता है, गुब्बारे को लगता है कि मैं तो महान हूं, मैं तो हवा में हूं, आसमान में हूं। थोड़ी देर में गैस खत्म हो जाती है और गैस खत्म होते सूर्य के नीचे आता है गुब्बारा। एक तो वैसा मोटिवेशन है कि मैं थोड़ी आग लगा दूं, 10 बार जोर से बोलूं, आप भी बोलो जोर जोर से, एकदम खून गर्म हो जाए, आप बाहर निकले, आपको लग रहा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आधे घंटे बाद लग रहा है अरे हम तो वैसे के वैसे हैं। एक तो वो मोटिवेशन है जो आधे एक घंटे वाला होता है, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं वैसा मोटिवेटर बनना चाहता हूं। असली मोटिवेशन कहां से आता है? एक तो असली मोटिवेशन ऐसा नहीं होता कि 1 साल में एक स्पीच सुनी, 1 साल के लिए मोटिवेट हो गए, नहीं। असली मोटिवेशन आता है जिंदगी की जरूरतों से, आसपास से, डेली लाइफ से आता है। और डेली लाइफ से मोटिवेशन चाहिए तो क्या करना चाहिए? ये मैं 3-4 टिप्स दे रहा हूं, आप सब इसको फॉलो करें, आपको डीमोटिवेशन कम से कम नहीं होगा। एकदम आराम से जिंदगी जीनी है, दुखी होना ही नहीं है। सबसे पहली बात, अपने आप से इतनी उम्मीदें नहीं पाल लेनी है जो पूरी नहीं हो सकती। और मैं आमतौर पर जब मोटिवेशन के लिए कोई मुझसे कहता है ना, मैं कहता हूं बच्चों को मत बुलाइए, उनके पेरेंट्स को बुला लीजिए। पेरेंट्स को समझाना ज्यादा जरूरी होता है कि बच्चों से इतनी उम्मीदें ना पाल लें कि बच्चों को जीना मुश्किल हो जाए। पेरेंट्स की एजुकेशन ज्यादा जरूरी है। भाई मैं देखता हूं मेरा बेटा पढ़ने में ठीक है, बहुत तोप नहीं है, मैं चाहता भी नहीं कि तोप बने, ठीक से पढ़ ले, मस्त रहे एकदम। पर हमारे गली मोहल्ले में कुछ बच्चे तोप हैं, उनके माता पिता रात दिन लगे रहते हैं, मम्मी फिर से 10th क्लास कर रही हैं, पापा भी 10th क्लास कर रहे हैं, बच्चा भी कर रहा है, रात दिन माँ बाप भी पढ़ा रहे हैं उसको, बच्चा भी पढ़ रहा है, पूरी फैमिली 10th क्लास कर रही है। और बच्चे के 10th क्लास में 99.8% मार्क्स, उसके बाद भी दुखी, 0.2 क्यों नहीं आए? और हमारे वाला 50 में खुश रहता है कि बहुत आ गए, काफी है, इससे ज्यादा क्या करेंगे? अगर आपने बच्चों से इतनी उम्मीदें पाली, इतना कंपटीशन में उलझा दिया, बेटा तुम्हें फर्स्ट आना है, टॉप करना है, 100% लाना है, ये करना है, वो करना है, आपका बच्चा कितना भी टॉप कर ले, वो कभी खुश इंसान नहीं बन पाएगा। और पेरेंट्स के लिए सबसे जरूरी होना चाहिए कि आपका बच्चा खुश रहे, ठीक इंसान बन जाए, आपके बुढ़ापे में आपकी चिंता कर ले, मन ही मन आपसे नफरत ना करने लगे। जब मेरे पास बच्चे अकेले में आके बात करते हैं, कभी कभी रोते हुए बोलते हैं मुझे अपने पेरेंट्स से नफरत है, नफरत। उन्होंने मुझे एक मशीन समझा अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। मेरा मन था ये करने का, धमका धमका कि ये फील्ड दिलवाई जो फील्ड मेरा स्वधर्म है ही नहीं। मैं रोज पढ़ता हूं रो रो के, मेरा मन नहीं करता पढ़ने का क्योंकि मेरी फील्ड थी ही नहीं। इसलिए आप सबसे कह रहा हूं, हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, पर हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अच्छा कर सकता है। और वो कुछ ना कुछ अच्छा क्या है? जो आपका स्वधर्म है। इतने उम्मीद मत पालिए। मसलन क्रिकेट भारत का शौक आजकल सब लोगों को हो गया है, लाखों बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं गली मोहल्ले में, सबको आईपीएल में आना है, सबको भारत की टीम में आना है। पर भारत की टीम में कुल 16 लोग आएंगे, उनमें भी 11 खेलेंगे, 5 बाहर बैठेंगे। और लाखों लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, रात दिन की टीम में आना है। ध्यान रखना है, आप जो भी रास्ता चुनेंगे उसमें सफल होने से ज्यादा संभावना विफल होने की है। इसलिए तैयारी करते हुए इस चीज की भी तैयारी करनी है कि नहीं हुआ तो क्या होगा। और मैं बच्चों को बार बार कहता हूं, जिंदगी बहुत बड़ी है, नौकरी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है।
मिले बढ़िया, ना मिले भाड़ में जाए, एकदम भाड़ में जाए। ठीक। और मैंने खूब देखा है आईएएस आईपीएस बनने के बाद भी कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, दुख से, तनाव से, परेशानी से। और मैंने देखा कुछ लोग छोटी सी नौकरी में इतने मस्त मौला होते हैं कि जिंदगी की हर खुशी जैसे उनके पास ही है। अंत में खुश रहना है तो उसके लिए कोई एक नौकरी ज़रूरी छोड़ना है, मिलेगी तो बढ़िया है, ना मिले तो भाड़ में जाए। तो अपना तकिया कलाम बना लीजिए। तकिया कलाम का मतलब अपनी एक पंच लाइन बना लीजिए, अपनी एक मिशन स्टेटमेंट बना लीजिए कि ताकत लगाएंगे पूरी, पूरी ताकत से कोशिश करेंगे कि जो मैं चाहता हूँ, जज बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, आईएएस बनना है, जो बनना है बनूँ, उद्यम करना है उद्यम करूँ, स्टार्टअप करना है स्टार्टअप करूँ। पर नहीं हुआ, कोई पूछे ना अगर नहीं हुआ तो बोला भाड़ में जाए। क्या हो गया नहीं हुआ तो कुछ और करेंगे, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। ये इंसान के बारे में नहीं, अभी नौकरी के बारे में है। ये नौकरी नहीं तो कोई और नौकरी सही, कोई और नौकरी नहीं तो कोई और नौकरी सही। ऐसा क्या है, हजार ऑप्शन है। तो खुद से उम्मीदें कम। दूसरा, अपने आसपास 3-4 लोग ऐसे रखिए जो कायदे के लोग हो। आपके जो दोस्त होते हैं ना, जो सबसे अच्छा दोस्त है वो पूरा दोस्त नहीं होता, थोड़ा सा दुश्मन भी होता है। हर दोस्त और दुश्मन का पैकेज होता है। वो आपसे जलता भी सबसे ज्यादा है, लेकिन दोस्त भी है। आपके राज रखता है। आपके पेरेंट्स को वो सब नहीं बताता जो पेरेंट्स पूछते हैं उससे, क्योंकि आप भी नहीं बता रहे उसके पेरेंट्स को। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जब दोस्त ऐसा होता है ना कि दूसरा दोस्त सफल हो जाए तो हमें जलन होती है, ईर्ष्या होती है, जो कि नेचुरल है। दुखी नहीं होना है। कोई दोस्त आपको पूछे अगर मैं सिलेक्ट हो गया, तू नहीं हुआ, तो जलन होगी। झूठ मत बोलना, बोलना हाँ होगी, नॉर्मल है, सबको होती है, मुझे भी होगी। लेकिन इतनी नहीं होगी कि मैं तेरे खिलाफ कुछ काम करना चाहूं। थोड़ी होगी, ह्यूमन बीइंग हूं, ह्यूमन साइकोलॉजी है, तो मैं उससे कैसे बच सकता हूं। अपने आसपास 3-4 ऐसे लोग रखिए जो जनरली पॉजिटिव रहते हों, मनहूस ना हो। यह दुनिया मनहूस लोगों से भरी हुई है। आप कुछ भी करने लगेंगे, आप कहेंगे मैं सोच रहा हूं कि अपना काम शुरू करूं, लोग कहेंगे अरे पागल मर जाएगा, अरे पागल, तेरे खानदान में किसी ने किया आज तक, अरे तेरे बस की बात नहीं है, अरे छोड़ दे, तुझसे होगा ही नहीं, मैंने पहले ही कहा था नहीं होगा। इन मनहूसों से दूर रहिए। ऐसे 2-4 लोग जो थोड़ा पॉजिटिव हों और सोच समझ के सलाह दे। जैसे आप कहें कि मैं सोच रहा हूं कि मैं आईएएस की तैयारी कर लूं, आपका दोस्त कहेगी देख भाई मैं तेरे साथ हूं, सपोर्ट करूंगा, लेकिन ये 3-4 बातें हैं, पहले सोच लो। इन बातों पे अगर ठीक लगे तो आगे बढ़ो, क्योंकि लंबी स्ट्रगल है। हाँ, स्ट्रगल करोगे तो मैं साथ में हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा, छोटे छोटे टारगेट्स, छोटा छोटा कंपटीशन जीवन में रखिए। एक लंबी यात्रा एक झटके में नहीं होती है, बहुत छोटे छोटे टारगेट से पूरी होती है। जैसे मैं रोज 8 घंटे पढ़ूंगा, आज मुझे इतना सिलेबस कर लेना है, उतना कर लीजिए। एक टाइम टेबल बना लीजिए। टाइम टेबल हमेशा पूरा नहीं होता है। वीक में 5 दिन पूरा हो जाए सही है, 2 दिन नहीं होगा। क्योंकि इस उम्र में क्या होता है कि 5 दिन पढ़ लिए, 6 दिन जा रहे थे, किसी को देख के अच्छा लग गया, अब उसी की याद में खोए हुए हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है। तो वो भी करना है ना, इंसान बने रहना है, मशीन नहीं बनना है। तो 5 दिन पढ़िए, 6 दिन मोहब्बत का रखिए, दोस्ती का रखिए, खेलने का रखिए, और इन सब चीज़ों को मैनेज करते हुए एक अच्छी लाइफ के साथ अगर टारगेट्स लेके चलेंगे, छोटा छोटा कंपटीशन अपने दोस्तों के साथ करते हुए आगे बढ़ें, तो मोटिवेशन आमतौर पर बना रहता है। और जब जब डीमोटिवेशन ज़्यादा होने लगे तो मेरे जैसे किसी की बात सुन लीजिए, 1-2 घंटे के लिए गुब्बारा फूल जाएगा, और 2 घंटे के लिए अगर उस फेज से आप निकल गए तो चीज़ें ठीक रहेंगी। लगे सब खत्म हो गया है, जब जीवन में लगे कि बहुत टॉक्सिक किस्म की लाइफ हो गई है, उससे बाहर कैसे निकलें। शायद ये जब जीवन में ऐसा है, उनका भी महत्व है। शायद उससे ज़्यादा महत्व इस चीज़ का है कि ये समझे कि अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है। जब जीवन में ऐसा है, उनका भी महत्व है। शायद उससे ज़्यादा महत्व इस चीज़ का है कि ये समझे कि अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है। जब जीवन में ऐसा लगे कि सब खत्म हो गया है, जब जीवन में लगे कि बहुत टॉक्सिक किस्म की लाइफ हो गई है,
उससे बाहर कैसे निकलें, शायद ये सबसे महत्वपूर्ण लेसन होता है जो हम सबको सीखना चाहिए। मैंने कहीं से सीखा नहीं है, ना मैंने ऐसी किताबें पढ़ी हैं, हालांकि मैंने 2 किताबें मंगवाई हैं पिछले हफ्ते, पढ़ी नहीं है अभी तक, तो मैं किताबों के बेस पे नहीं जानता कैसे सीखते हैं, लेकिन ज़िंदगी से तुम सीख सकते हैं। इन कहानियों का सबका एक ही सार है, वजह अलग अलग है। एक व्यक्ति ने इसलिए अपना जीवन समाप्त किया कि वो रिश्ता उसके हाथ से छूट रहा था। एक ने इसलिए जीवन समाप्त किया कि रिश्ता बन गया था पर समाज के दबाव, घर के दबाव मैनेज नहीं कर पाए। एक ने जिंदगी भर शादी नहीं की सिर्फ इसलिए कि वो पुरानी यादों को भूल नहीं पाया। अरे एक बार गलती हो गई तो हो गई, आगे तो संभावना जीवन में है भाई, क्यों इतना हावी रखना उसी दिमाग के ऊपर। कुछ लोग देश की सबसे अच्छी नौकरी में होकर हर पैमाने पर सफलता की हर कसौटी पे खरा उतरने के बाद जीवन नहीं बचा पाए, क्योंकि दूसरों की नज़र में आप बहुत सफल हो जाए, अपनी नज़र में शून्य हो, तो फिर जीवन कैसे बने, जीवन कैसे बचे। इन सारी कहानियों का मूल भाव एक ही है, अगर आप खुद को हैंडल नहीं कर सकते तो दुनिया को क्या हैंडल करेंगे। दुनिया को हैंडल करने से पहले खुद को हैंडल करना सीखना पड़ता है, और उसका सबसे आसान जो रामबाण उपाय है उसको बोलते हैं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, जाने दो। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। साहिर ने लिखा, प्रेम की दुनिया के बारे में साहिर से अच्छा कौन लिखेगा। तारुफ समझते, तारुफ मतलब परिचय, इंट्रोडक्शन। कहते तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर। अरे परिचय हुआ किसी से, आपकी भाषा में इंट्रो हुआ, यही बोलते हो ना आप लोग, इंट्रो हो गया, इंट्रो हुआ, दोस्ती हुई, बाद में लगा रहे यार ये तो ऊट पटांग आदमी है या ऊट पटांग लड़की है, छोड़ो फिर, ऐसा क्या लोड लेना है। तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। बस करना यह है कि खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना है, हाथ में तेजाब की बोतल लेके नहीं। और आज की पीढ़ी का ये समझना बहुत ज़रूरी है कि छोड़ना भी अच्छे तरीके से हो सकता है। तो मैं उस बात पर आऊँ उससे पहले थोड़ा संक्षेप में समझा दूँ। मुझसे कुछ बच्चों ने पूछा इस बीच में कि जितना आसानी से आप बोल रहे हैं, क्या सच में इतना आसान होता है? कैसे छोड़ें उन चीज़ों को जो मन पर हावी हैं, उन इमोशंस के टर्मोइल को, उन इमोशंस की इंटेंसिटी को कैसे मैनेज करें? क्या सच में इतना आसान होता है? आसान तो नहीं होता है। मेरी उम्र में आसान है, आपकी उम्र में आसान नहीं होता है। मेरी उम्र में क्यों आसान है? क्योंकि ये सारा खेल हार्मोन्स का है, ये सारा खेल केमिस्ट्री का है। हम सब दरअसल बहुत सारे केमिकल्स, जिनमें से कुछ का नाम हार्मोन्स हैं, उन केमिकल्स और हार्मोन्स के बहुत सारे इंटरेक्शंस के रिजल्ट हैं। इसलिए जब कोई बच्चा जैसे छोटे बच्चे हमेशा उछलते रहते हैं, पेरेंट्स थके रहते हैं, ये इन सभी केमिस्ट्री का परिणाम है, शौक का मामला नहीं है। आपकी उम्र जो होती है किशोरावस्था और युवावस्था की शुरुआती उम्र, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सब लोग 17 से 22-23 के बीच के लोग हैं, बच्चे हैं। कुछ तो अभी शादी भी नहीं कर सकते होंगे, वो वाले होंगे ना, लड़के तो नहीं कर सकते होंगे भी, 21 के कहाँ हुए होंगे, तो वो वाली उम्र आप लोगों की है। इस उम्र में इमोशंस का टर्मोइल, इस उम्र में इमोशंस का बिखराव इतना ज़्यादा होता है कि संभालना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे जैसे आप मैच्योर होंगे, बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, बूढ़े और मैच्योर काफ़ी हद तक समानार्थक शब्द होते हैं। बूढ़ा आदमी आमतौर पर मैच्योर हो ही जाता है, और जो मैच्योर हो जाता है उसको लोग बुढ़ा ही बोलते हैं, चाहे वो दोस्त हो आपका। तो मैच्योर होने के बाद मैच्योरिटी के कई लक्षण हैं, 10-20 लक्षण। उनमें से एक ये है कि आपके इमोशंस में इंटेंसिटी उतनी नहीं रह जाती जितनी बचपन में होती है। मसलन कोई आपका दोस्त आपसे कुछ खराब कह दे, आप 3-4 घंटे बेचैन रहेंगे, बार बार मैसेज टाइप करेंगे, फिर डिलीट करेंगे, फिर टाइप डिलीट, टाइप डिलीट, वो भी टाइप डिलीट चल रहा है।
एक दिन हो गया बात हुए, ना वो पढ़ पा रहे हैं ना आप पढ़ पा रहे हैं, बेचैनी चरम पे है। अब इतना ही मामला है, नाक का सवाल है कि पहले कौन झुकेगा। सारे संबंधों में स्तर इसी बात से तय होता है कि पहले कौन झुकेगा, और जो एक आध बार झुक गया वो जिंदगी भर झुकता है उसके बाद। इससे लोग शुरू में बहुत केयरफुल होते हैं कि झुकना नहीं है। 3-4 ज्ञानी पीछे बैठे ही होते हैं कि नहीं झुकना नहीं है, वो झुकेगा, वो झुकेगी, तू क्यों झुकेगा। इन ज्ञानियों से बचना बहुत जरूरी है, जिंदगी जहर बना देंगे आपकी। अब दोनों ईगो फाइट कर रहे हैं कि पंजा किसका गिरेगा, इस पर फाइट चल रही है। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, उसके बाद एक आध आदमी पिघल जाता है, उसको लगता है भाड़ में जाए यार, बात नहीं हो पा रही, तुम ईगो कर रहे हो। फिर वो फ़ोन मिलाता है, ये भी फ़ोन की इंतज़ार में 3 दिन से सो भी नहीं रहा बेचारा। हीरो बेशक बनने पर बेचैन तो भाई। खटाक से फ़ोन उठता है, अब दोनों कान में फ़ोन लगा के रखिए, कोई नहीं बोल रहा, चुप। क्या बातचीत चल रही है सोचिए, एक भी शब्द नहीं, एकदम चुप। थोड़ी देर के बाद कंफर्म करने के लिए कि है भी या नहीं, एक बोलता है हेलो, वहां से आवाज आती है कोई एक मैं थोड़ा ऐसी जोकर टाइप की बात करता हूँ, मुझे मोटिवेशनल स्पीकर ना समझे आप लोग, मैं ऐसी हंसी मजाक ही करना आता है मुझे, वही मैं करता हूँ। लेकिन इससे आप ये ना सोचिए कि मुझे पढ़ाना नहीं आता, मैं पढ़ा भी लेता हूँ इसके लिए मुझे वो भी आता है, लेकिन अभी क्योंकि आप बच्चे छोटे हैं तो मैं आपके साथ वैसी बात ही कर रहा हूँ। अब ये सब चल रहा है। अब इसमें अगर कोई एक व्यक्ति झुक गया, बात आगे हो गई तो हो गई, वरना कई रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो इसी बिंदु पे खत्म हो जाते हैं कि तेरा भाई नहीं झुकेगा, भाभी झुकेगी, और उधर जीजू झुकेंगे, दीदी नहीं झुकेगी, जीजू झुकेंगे, दीदी क्यों झुकेगी, और ना जीजू झुक रहे ना भाभी झुक रही और उस चक्कर में जो अभी बेचारा रिश्ता बना भी नहीं था, वही वो जमींदोज हो गया, वही वो खत्म हो गया। पर ठीक है, हो गया तो हो गया, भाड़ में जाए, ऐसा क्या है, डर किस बात का है इसमें। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगा, मेरी उम्र में क्या होता है, जैसे मुझे कोई फ़ोन करे कि मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, तो मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है कल बात करेंगे। नहीं मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, मेरा दिल टूट गया है, मैं कहता हूँ देखो मुझे नींद आ रही है अभी, लेट मी स्लीप, वी विल टॉक टुमारो, यू जस्ट डू वन थिंग, राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स and we will discuss in the morning. When I come to office, you come to my cabin and we will discuss. Don't worry, I'll find out the solution for you. कह रहे हैं आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं ना सो पा रहा हूँ ना मैं जाग पा रहा हूँ। तो मैंने कहा दैट इज योर प्रॉब्लम मैं तो सो भी रहा हूँ जाके, ये तो कोई दिक्कत नहीं हो रही भाई। तो मैं तो ऐसा हो चुका हूँ कि दुनिया में कुछ भी हो जाए मुझे टाइम पे नींद आ जाती है, कुछ भी हो जाए। मतलब एक आध, अब जैसे मेरी माता जी की मृत्यु हुई तो मुझे नींद नहीं आई कुछ दिनों तक, ठीक बात है, नहीं आनी चाहिए उस समय, तब भी आ गई तो फिर इंसान और पत्थर में क्या अंतर बचा, सीधी सी बात है। बट कीपिंग असाइड दोज रेयर इंस्टांसेस, कोई कुछ भी कर ले हमें तो बढ़िया नींद आती है। और मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैंने ये सीखा है अपने पिताजी से, और सीख सकते हैं इसको, ये केवल तुक्के की बात नहीं है, सीख सकते हैं। मेरे जो पेरेंट्स हैं, पिताजी और माँ, वो एक अनूठा कॉम्बिनेशन है। अच्छा, किसी शादीशुदा जोड़े से अकेले में बात करके देखिए, जब वो कंफर्टेबल हो आपके साथ, आप उनको बोलिए कि मुझ में और मेरी पत्नी में, या मुझ में और मेरे पति में ज़्यादा चीज़ें मैच नहीं होती हैं। सीरियस होकर बोलना, मजाक के मूड में नहीं, सीरियस मुंह बना के बोलिए, थोड़ा भरोसे में लेके। दुनिया का हर जोड़ा आपसे बोलेगा आप में तो फिर भी कुछ मैच होता है, हम में तो कुछ मैच नहीं होता, एक भी मैच, सारे जोड़े ऐसे ही चल रहे हैं। सबको लगता है कि उसका घर बढ़िया चल रहा है, मेरा ही ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि उसका घर आपने फेसबुक पे देखा है, अच्छी अच्छी फोटो देखी हैं। 24 घंटे में से जो 2 अच्छे मिनट आए थे, उसमें ली गई 25 फोटो में से बेस्ट फोटो फेसबुक पे आई थी। और अपने घर में आप बाकी 24 घंटे में से 2 मिनट छोड़ के बाकी देख रहे हैं, तो दूसरे का घर हमेशा अच्छा लगता है कि यार लाइफ हो तो उनके जैसी हो। तो हमारे माता पिता भी स्वभाव उनका भी थोड़ा अलग रहा।
सबका है, हमारा भी है। तो मेरे पिताजी हैं मस्त मौला आदमी, जैसे कबीरदास एकदम फक्कड़ मस्त मौला आदमी, भाड़ में जाए दुनिया उस मूड में रहते हैं, नुकसान हो जाए भाड़ में जाए। गीता का सार उन्होंने अपने मन में बिठा लिया है। उनका बड़े से बड़ा नुकसान हो जाता है तो क्या बोलते हैं, हमारा क्या था जो लाए थे, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं दिया, साथ लेके क्या जाना है, बात खत्म। कोई टेंशन ही नहीं उनको। और बाकी सब लोग टेंशन में कि अब क्या करें, ये हो गया वो हो गया, कैसे मैनेज करें। मेरी माँ को तनाव हो जाता था, और जब पिताजी ऐसे हो तो माँ को तनाव होगा, सीधी सी बात है। अगर माँ वैसी होती पिताजी तनाव में रहते हैं, तो सामान्य बात है। जब घर में एक व्यक्ति मस्त मौला हो तो बाकी लोग तनाव तो फिर बांटेंगे ना आपस में। वो बड़ा तनाव में रहती थी। उनको घर की चिंता, बच्चों की चिंता बहुत सताती थी। पिताजी भी चिंतित थे बच्चों को लेकर, जैसे कोई पिता होता है, पर उनकी नेचर थी कि ठीक है देख लेंगे जो होगा, अरे देख लेंगे, अरे भाड़ में जाओ, उस मूड में रहते हैं, आज भी रहते हैं। मेरी माँ 73 की उम्र से कुछ महीने पहले चल बसी, उनका जीवन समाप्त हुआ। मतलब मुझे नहीं पता कि जीवन क्यों समाप्त होता है, क्योंकि बड़े बूढ़े कहते हैं कि हर व्यक्ति के सांस का इतिहास है, सांसें लिखी हुई हैं ईश्वर ने, उतनी सांसें मिलेगी। मुझे बहुत भरोसा इस बात में है नहीं, क्योंकि भगवान ऐसा क्यों करेगा कि जापान में सांसें ज़्यादा लिखेगा और अफ्रीका में कम लिखेगा? भगवान ऐसा क्यों करेगा? और अगर सांसें पहले से लिखी हुई है तो हमारी जीवन प्रत्याशा क्यों बढ़ती जा रही है? अगर सांसें पहले से फिक्स हैं तो आज़ादी के समय से लेकर आज के 70 साल में जीवन प्रत्याशा लगभग 2.5-3 गुना बढ़ गई। और हम ये भी कहते हैं कि लोग खराब हैं। अगर लोग बुरे हैं तो जीवन छोटा होना चाहिए कर्मों के हिसाब से। लोग खराब हैं और जीवन बड़ा होता जा रहा है। तो मुझे उन मान्यताओं में बहुत भरोसा है नहीं कि सांसें लिखी हुई हैं। अगर सांसें लिखी होती तो मनुष्य की औसत आयु 25 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए थी, 25-30 मैक्सिमम। और हम 70-80 साल धूमधाम से जी रहे हैं, जिसका मतलब है कि ये भगवान से ज़्यादा इंसान ने लिखा है, मेडिकल साइंस ने लिखा है, वैज्ञानिकों ने लिखा है। और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूँ नहीं, और मैं इसको छिपाता भी नहीं हूँ। मैं बहुत छिप छिप के बहुत जी लिया। अब मैंने ठान लिया कि मैं जैसा हूँ वैसा रहूँगा। ना मुझे किसी पार्टी से मतलब है, ना किसी विचारधारा से मतलब है। मैं विचार वाला आदमी हूँ, धारा वाला नहीं हूँ। जिसको धारा में बहना है बहे, हम तो अकेले चलेंगे, विचार के साथ चलेंगे। जो ठीक लगता है वो बोलेंगे और वैसे ही रहेंगे। हाँ, गलत बोलने से बचता हूँ, किसी के बारे में गलत बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो सही लगता है वो तो बोलूँगा ना भाई। मेरे पिताजी 81 साल के हैं, अभी 81 साल के हुए कुछ दिन पहले, और एकदम मस्त मौला आदमी है, मुझसे ज़्यादा युवा हैं। मैं 50 साल का बूढ़ा हूँ, वो 81 साल के युवा हैं। उनके चेहरे की चमक, मतलब कई ट्यूबलाइट फेल है उनके सामने, ऐसी चमक चेहरे पर रहती है। क्यों रहती है? उसकी एक वजह यह कि वो रोज़ सुबह 2-3 घंटे प्राणायाम, योग, ध्यान, बहुत कुछ करते हैं। उनका भोजन इतना संतुलित है, सप्ताह में कम से कम एक बार, कभी कभी महीने में 4 से ज़्यादा 6-7 बार उपवास करते हैं पूरा पूरा। वो सब चीज़ें उनके अभ्यास में हैं, जो मेरे अभ्यास में उतनी नहीं है। मैं भी कोशिश करता हूँ पर अभी उतना सफल नहीं हो पा रहा हूँ। पर मेरी राय में उनके इस सुंदर जीवन का सबसे बड़ा राज ये क्षमता है कि वो हर चीज़ को लेट गो कर देते हैं। तनाव उनके पास आता है तो फिसल के निकल जाता साइड से, लेते ही नहीं तनाव किसी बात का। कुछ भी हो जाता है तनाव ही नहीं लेते। और मुझे लगता है कि काश ये चीज़ मेरी माँ के स्वभाव में होती, कम से कम 10 साल उनका जीवन और ज़्यादा तो होता। और मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, बहुत विश्वास से बता रहा हूँ। मैं ना सोने जागने में नियमित व्यक्ति हूँ, ना मैं बहुत कसरत करता हूँ। ठीक हूँ, मतलब बुरा भी नहीं हूँ, ठीक हूँ। मेरी उम्र के अधिकांश लोग बीपी, शुगर, बहुत बीमारियों से ग्रस्त हैं। मैं फिलहाल नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? मेरे पास इसका उत्तर एक ही है, मैं लोड लेता नहीं किसी बात का, दबाव लेता नहीं, तनाव लेता नहीं। भाई अच्छा हो रहा है तो भी ठीक है। जब मैं सफल, जैसे मैं 3 साल में पिछले काफ़ी सफल हो गया, जितना मुझे नहीं होना चाहिए था, मैं तो कैसे हो गया हूँ सफल। अगर मैं सफल हो गया तो मैं इस बात का लोड भी नहीं ले रहा कि मैं सफल क्यों हो गया। अरे हो गया तो कैसे तो हो गया, कई लोग हो जाते हैं, हम भी हो गए, ऐसा क्या है। कल को नहीं रहूंगा मान लीजिए, ऐसा हो सकता है, कल को फेल हो जाऊं कहीं। फेलियर को पचाना पता नहीं कितना मुश्किल होता होगा लोगों के लिए। मैं अपने बारे में जानता हूं, मुझे मुश्किल नहीं होने वाला।
क्योंकि मैंने सफलता का लोड लिया ही नहीं अपने ऊपर, विफलता मुझे क्या प्रभावित करेगी। बहुत फर्क नहीं पड़ता है। और मैं दावे से कह रहा हूं कि यदि ये टेम्परामेंट आपका हो, जो मेरे पिताजी से मैंने सीखा है, तो आप जिंदगी में सफल कितने होंगे वो एक अलग पैरामीटर है, पर आपकी जिंदगी शानदार होगी। और जितनी जिंदगी आपकी है, जितनी सांसें आप कहते हैं कि लिखी हुई हैं, गारंटी से कह रहा हूं कि 10 साल बढ़ जाएंगे। कुछ और लोगों के आप कम कर देंगे अलग बात है, लेकिन अपने 10 साल बढ़ा लेंगे। इसलिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि कैसे लेट गो करना है ज़िंदगी की चीज़ों को। 3-4 प्रसंग होते हैं। एक होता है कि आप किसी को बहुत चाहते हैं पर वो आपको नहीं चाहता। आपकी उम्र में ये सब तो खेल होता है, और क्या खेल होता है। मेरे घर में 2 बच्चे हैं 17 साल के, तो मैं उनको देख के समझता रहता हूँ। वो मुझसे छुप छुप के किसी से बात करते हैं और मैं छुप छुप के सुन लेता हूँ। तो उन्हें नहीं पता, मुझे तो नाम भी पता है किससे बात करते हैं, एक आध का तो एड्रेस भी पता है मुझे। और मैं तो बच्चों को बोलता हूँ कभी जाना वाना हो तो मैं ले चलूँगा, चिंता मत करना, बोल देना कि ड्राइवर साथ में आया है, टेंशन मत लेना। तो मेरे तो बच्चे मेरे दोस्त हैं, मैं तो बड़ा दोस्ती के भाव में रहता हूँ। मेरा एक ही बेंचमार्क है कि वो जिस उम्र में जैसे हैं मैं कैसा था, और वो मुझसे अच्छे चल रहे हैं। उससे ज़्यादा उम्मीद मुझे करने में नहीं चाहिए। मैंने जो कुकृत्य 8वीं क्लास में किए थे उन्होंने 11वीं क्लास में किए, तो बहुत है। मैं ये क्यों मान के चलूं कि वो देवी देवता पैदा होंगे? मेरे ही तो बच्चे हैं भाई। जीन तो मेरे ही है, तो कैसे देवी देवता हो जाएंगे? तो ज़्यादा उम्मीदें क्यों पालनी है बच्चों से भी? मैं क्यों चाहूँ कि मेरा बच्चा IAS जॉब करे? क्यों करे वो? IAS भी क्यों करे? उसका मन करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो भाड़ में जाए। अगर वो कहेगा कि मुझे स्टार्टअप करना है, स्टार्टअप कर लो भाई। अगर वो कहेगा मुझे कुछ और नौकरी करनी है प्राइवेट सेक्टर में, तो वो कर लो। मैं क्यों ठेकेदार बनूं उसका भाई? मैं क्यों ये चाहूं कि वो मेरे रास्ते पर चले, मुझसे बेहतर बने? ये सब बेकार की बातें हैं। और पेरेंट्स, आज तो बच्चों से बात कर रहा हूं, जैसे मैं पेरेंट्स से बात करता हूं उनकी बहुत क्लास लगाता हूं कि पेरेंट होना और बच्चे का दुश्मन होना कई बार बराबर हो जाता है। और यदि आप नहीं चाहते कि आप बच्चों के दुश्मन बने, बहुत सारे लोग मन ही मन में पेरेंट्स से नफरत करते हैं, माँ बाप से नफरत करते हैं, क्योंकि माँ बाप ने पेरेंटहुड का धर्म ठीक से निभाया नहीं। उन्होंने इतनी इच्छाएं थोपी, इतने दबाव बनाए कि बच्चों को ज़िंदगी के कई फैसले इस दबाव में करने पड़े कि मेरे पेरेंट्स ये चाहते हैं, वो बन ही नहीं पाए जो वो थे। और दुनिया में सबसे बुरी स्थिति है वो न हो पाना जो आप हैं। अपनी सहजता से दूर होना, इससे बड़ी बुरी कोई स्थिति नहीं। साहित्य में इसको खूब लिखा गया है। कामायनी एक रचना बड़ी प्रसिद्ध है जयशंकर प्रसाद की। उसमें मूल समस्या ही ये है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यही विडंबना है जीवन की। आपका दिमाग कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है, कर कुछ हो रहे हैं आप। जिस व्यक्ति का दिमाग, दिल और हरकतें आपस में कनेक्टेड हैं, कंसिस्टेंट हैं, उससे ज़्यादा सुखी कोई मनुष्य नहीं है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि आप खुश हैं या नहीं, इसका सबसे बड़ा पैरामीटर ये है, आपका दिमाग, आपका दिल, आपकी हरकतें, आपके एक्ट्स अगर कंसिस्टेंट हैं, कोहेरेंट हैं, कनेक्टेड हैं, इंटीग्रेटेड हैं, तो आपसे ज़्यादा सुखी कोई नहीं है। और यदि आप पूरी ज़िंदगी केवल निभाने में खर्च कर देते हैं तो ठीक है, दुनिया की निगाह में आप सफल होंगे, पर किस दिन खबर आ सकती है कि अच्छे आदमी थे, नहीं झेल पाए, नहीं झेल पाए, अंत में दिल का दौरा पड़ जाता है, BP हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है। बच्चे बोलते हैं कि डायबिटीज़ चीनी खाने से होता है, बेकार बात है। डायबिटीज़ स्ट्रेस से होता है। डायबिटीज़ होने के बाद चीनी खाना मना है। चीनी खाने से आज से किसी को डायबिटीज़ नहीं हुआ है। डायबिटीज़ केवल तनाव से होता है। तनाव पहले ही दुनिया में इतने सारे हैं, नौकरी के तनाव, कितने झंझट दुनिया में हैं, उसके ऊपर से अपने स्वभाव से दूर होने का तनाव कितना बड़ा तनाव है। क्यों पालना चाहिए? तो मैं कुछ सूत्रों में आपको बात बताता हूं। इस उम्र में आप कितना उसको फॉलो कर पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश करेंगे तो कुछ तो फायदा होगा ही। पहला सूत्र मेरा आप लोगों के लिए ये है कि जब आप किसी को पसंद करें और वो आपको पसंद ना करे तो टेंशन नहीं लेनी है, तेजाब तो नहीं उठाना है। ठीक, कई लोग इस मूड में रहते हैं, मुझे पसंद नहीं करेगी, मुझे,
मैं राजा हूं, मैं नवाब हूं, मुझे पसंद नहीं करेगी। अरे तू क्या है भाई, नहीं पसंद हो तो नहीं पसंद हो, ये क्या बात हुई? सबसे पहले अपने अंदर से लोकतांत्रिक बनिए, डेमोक्रेटिक बनिए। जैसे आपको हक है किसी व्यक्ति को पसंद करने का, उसको भी हक है किसी को पसंद या नापसंद करने का। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप पसंद नहीं करते वो आपको प्रपोज करे तो आप उसको मना ही तो करेंगे। बस मना इज्जत से कीजिए, किसी को बेआबरू करके मत भेजिए। ये नहीं कि अच्छा तुम शीशा देखा है कभी, रुको रुको आईना मेरी जेब में लो, ऐसे नहीं करना है। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, वो वाला भाव जो गालिब को आया था वो भाव नहीं आना चाहिए। अगर कोई आपको कभी प्रपोज करे, आप लोगों की उम्र है, ये सब चलता ही होगा आप लोगों के बीच में, मैं आपके टीचर से सामने बोल रहा हूँ लेकिन मैं ऐसा ही हूँ, मैं जानता हूँ कि आपकी उम्र में से होता होगा, सब जानते हैं तो होता ही होगा। कभी किसी से ये उम्मीद मत करना कि वो आपको पसंद करे ही करे। यदि कोई रिजेक्ट करे, बस हाँ रिजेक्ट थोड़ा प्यार से होना चाहिए, बदतमीजी से नहीं होना चाहिए। उसके अधिकारों का उतना ही सम्मान कर रहे हैं जितना आप अपने अधिकार का सम्मान करते हैं कि ठीक है भाई आपको मैं पसंद नहीं, कोई बात नहीं, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है जमी मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। कितने लोग हैं दुनिया में, ऐसा क्या है? और मैंने बहुत प्यारे प्यारे बच्चों को देखा रोते बिलखते हुए कि मैंने उसको प्रपोज किया, उसने मुझे मना कर दिया। अंकल, छोटे छोटे बच्चे आजकल मुझे लव गुरु मानते हैं अपने आसपास, वो मेरे पास आके ऐसी ऐसी बातें बताते हैं बड़ी क्यूट तोतली आवाज़ में, मैंने उसको प्रपोज किया, उसने मुझे ऐसे वाली आवाज़ में एकदम रोते बिलखते हुए। तो मैं बोलता हूँ बधाई हो बहुत बहुत तुम्हें, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे 50 मामले देखे और 50 में से कम 49 मामले में जब कहीं दिल नहीं लगा, बाद में उससे बेहतर ही व्यक्ति मिला। अगर कभी ऐसा हो ना, मन ही मन में बधाई देना अपने आप को कि बच गया। हाँ बोल देता तो फंस जाती, हाँ बोल देते तो मर जाता। और मन में भाव वही रखना है, तो नहीं कोई और सही बात है, स्ट्रेस नहीं लेना है। मैं जानता हूं कि आपकी उम्र में आसान नहीं होता, आपको रात रात भर सपने आएंगे, बेचैनी होगी, करवटें बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम आपकी कसम, ये सब ड्रामा होता है, ये फिल्मी गीत है। मुझे गीत कविता इतना याद है कि मुझे हर बात में वही दिमाग में आता है, मैं क्या करूं। ये होता है आपकी उम्र में, पर वो भी एक फेज़ है। अगर ये फेज़ नहीं जिया तो भी क्या जीवन जिया। कभी कभी बेचैनी भी तो होनी चाहिए, वरना ज़िंदगी में मज़ा क्या है। अगर हर चीज़ लिनियर है, हर चीज़ फॉर्मलाइज है, फिर मज़ा क्या है ज़िंदगी में। ये उठापटक, ये बेचैनी, ये घबराहट, ये तनाव संतरास भी तो होना चाहिए कभी कभी ज़िंदगी में। इससे बुरी स्थिति तब होती है जब आप किसी रिलेशनशिप में हैं और वहाँ ब्रेकअप हो जाए, ये भी होता है। देखिए मैं आपको बड़ी खरी खोटी सुनाने के मूड में हूँ। जिस तरह का प्रेम आप लोगों की पीढ़ी में होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी पीढ़ी ख़राब है, हर पीढ़ी ऐसी होती है, बस ये कि आपकी पीढ़ी को सुविधाएं ज़्यादा मिल गई हैं। हमारी पीढ़ी में ना चिट्ठी लिख के भेजनी पड़ती थी, बड़ा रिस्क होता था। चिट्ठी लिखो कागज़ पे, फिर एक डाकिया ढूंढो भरोसे का, तो भरोसे वाला कुरियर बॉय या कुरियर गर्ल जाके चिट्ठी वहीं दे के आए जहाँ हमने कहा है। ये भी डाउट कहीं किसी और को दे के आ जाए, या कबूतर से बात करो, कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। कबूतर का क्या भरोसा किसको दे के आ जाए। लेकिन कितना तनाव था उस ज़माने में। आपके ज़माने में क्या है, सीधे व्हाट्सएप निकाला, खटाक से भेज दिया मैसेज, और नंबर किसी से मांग लिया 1 सेकंड में। नंबर भी नहीं देना है तो किसी कौन सी ऐप होती है, मैंने सुना कुछ और ऐप्स होती है, मेरा नंबर वाली भी होती है, इंस्टा होता है, एक और भी तो कोई होती है वो जिसमें कार्टून जैसा मुंह बन जाता है, स्नैपचैट। हाँ, स्नैपचैट पे चले गए, मैंने सुना है कि उसमें नंबर भी नहीं देना पड़ता है, ऐसा कोई चक्कर है, वहाँ ढूंढ लिया। किसी को कुछ कन्वे करना इतना आसान दुनिया में कभी नहीं हुआ था जितना आज आसान है। इन सब के ऊपर टिंडर है, बम्बल है, पता नहीं क्या क्या है, राइट लेफ्ट करते जाना है, उसी में कहानी शुरू। पर ये कहानियाँ जितने हल्के तरीके से शुरू होती हैं, मैं दावे से कह रहा हूँ कि 100 में से 99 अट्रैक्शंस 1 से 2 महीने में ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि आप जिसके प्रति अट्रैक्टेड थे ना, वो तो उसका बाहर का परसोना था,
जहां परिचय गहरा होता है असलियत सामने आ जाती है, और जब असलियत सामने आती है झेलना बड़ा मुश्किल होता है। आपके सपने टूट जाते हैं। आप जिस छवि पे दीवाने हुए थे वो छवि तो सिर्फ छवि थी, वो तो इंसान नहीं था वैसा। 99% केसेस में मेरा ख्याल है कि अट्रैक्शन 1-2 महीने में समाप्त होता है, उसके बाद तो एक बोझ है जो आप ढो रहे हैं। कभी कभी होता है कि दोनों का खत्म हुआ तो बात आसान है, कभी कभी किसी एक का खत्म होता है, एक का नहीं होता है, वहां मामला मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है आपके जीवन में कि दूसरा साथी आपका ये कहे कि भैया देखो, मैं तुम्हारे साथ कुछ महीने से हूं, पर मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा, मैं ब्रेकअप करना चाहता हूं। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि ये मान के मत चलना कि उसने आपको धोखा दिया है, क्योंकि बच्चे तुरंत उस मुद्रा में आते हैं, अच्छा अब मैं कुल्हाड़ी उठा लूंगी, अब मैं तेजाब उठा लूंगा, तूने मुझे धोखा दिया है, तूने मुझे चीट किया है, यू आर ए चीट, यू आर ए लायर, यू आर ए पता नहीं क्या क्या, पता। इंग्लिश में गालियां बड़ी सुंदर देते हैं बच्चे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस बात की संभावना मान के चलिए कि हो सकता है कि आपके साथ 2 महीने रहने के बाद सच में उसको ये लग जाए कि आपके साथ ट्यूनिंग ठीक नहीं है, या आपको लग जाए कि आपकी ट्यूनिंग उस व्यक्ति के साथ ठीक नहीं है। और किसी मुर्दा को अपने पास पकड़ के रखना उसका मजा नहीं है। आप किसी को बांध तो लेंगे, पर जब उसका दिल आपके पास है ही नहीं, दिल विहीन लाश अपने पास टिका के रखना, एक मुर्दे को बांध के रखना, इससे बेहतर है जाने दो। बांधना नहीं, बांधते वो हैं जिनमें असुरक्षा बहुत ज्यादा होती है। उस असुरक्षा से बचने का उपाय खुद को बेहतर बनाना है। आप इतने बेहतर हों कि आपको चाहने के लिए हजारों लोग हों। क्यों आप इतना डिपेंडेंट होते हैं कि इस एक व्यक्ति के अलावा मेरा कोई है ही नहीं दुनिया में, ऐसा क्यों सोचना है? और ऐसे ही मामले में ये करना है वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। और ये खूबसूरत मोड़ कैसे होगा? अगर कोई जाना चाह रहा है तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। एक, ना उसको अच्छे से बात करे ना खराब से बात करे, न्यूट्रल होके जाने दे। एक, उसको धमकी दे, बर्बाद कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तो निकल के देख घर से, तेरे एड्रेस पता करवा लूंगा, मेरे साथ 50 दोस्त हैं, मेरे सारे आवारा हैं, सारे बेरोजगार हैं, सारे कुंठित लोग हैं, सारे गुंडे मवाली हैं, उनका धंधा यही है, तेरे पीछे छोड़ दूंगा सबको। एक ही तरीका है। और तीसरा ये कि ठीक है यार, ऑल द बेस्ट, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। अरे ठीक है, हो सकता है मैं तुझे ठीक नहीं लगा, कोई बात नहीं, लेकिन किसी से मिलो तो बढ़िया से मिलना, तेरी जिंदगी अच्छी हो। मैं भी ढूंढ ही लूंगा किसी न किसी को, थोड़ी हेल्प कर दियो, कहीं इंट्रो करवा दियो मेरी भी, लेकिन ठीक है तू भी जा। ये होता है खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चिपकू नहीं बनना है किसी के पीछे, ना बोरा जाना है कि तुम जाओ, मैं तो दीवाना, स्थाई दीवाना हूं तुम्हारा। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। वाह। पहले के जमाने में बेरोजगारी का ये लक्षण था। हम जब छोटे थे ये गाने सुनते थे, हम यही सुन के बड़े हुए कि ऐसा ही करना पड़ता है शायद प्रेम में। तो हमारे स्कूल में लोगों ने इसका पैरोडी बनाई, जब कोई तुम्हारा सर फोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये क्लिनिक खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, तो बस आ जाना। जब कोई तुमको सड़क पे छोड़ दे, गाड़ी अपनी वहां से मोड़ ले, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये ठेला खड़ा है, खड़ा ही रहेगा तुम्हारे लिए। क्यों भाई, क्यों खड़े रहोगे? बेरोजगार हो क्या? अरे ठीक, जा सिमरन जा, जी ले, और मैं भी जा रहा हूं जीने के लिए। ये दीवाना नहीं बनना है कि तुम मतलब मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अजीब हाल है यार, तुम ठेकेदार हो कि तेरा ठेका मेरे पास है, नहीं तो किसी के पास नहीं है। अजीब हाल है। अरे ठीक है भाई, उसकी जिंदगी है, जीने दो उसको। क्यों किसी की जिंदगी में इतना हावी होने का प्रयास करना है? जब आप नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी में कोई हावी हो,
आप क्यों किसी की ज़िंदगी में इतने हावी होंगे? और जब बहुत दर्द हो ना, हमेशा दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी सोच के देखिए कि उसको ऐसा क्यों करना पड़ा। क्या पता कोई मजबूरी हो, कभी कभी होती है। मैं बुद्ध की मजबूरी सोच के परेशान होता हूँ कई बार, और फिर मैं सोचता हूँ कि काश यशोधरा जैसा व्यक्तित्व तो सबका होता। बुद्ध की रियल कहानी क्या है शायद किसी को नहीं पता। मैं जिस कहानी की बात कर रहा हूँ, मैथिली शरण गुप्त नाम के एक बड़े प्रसिद्ध कवि ने यशोधरा नाम की पुस्तक में वो कहानी लिखी है, भूमिका में जिक्र किया। बुद्ध बचपन से ही थोड़े से वैरागी किस्म के व्यक्ति थे। उनकी कुंडली देख के एक ज्योतिषी ने बताया भी था। माता पिता बहुत परेशान थे, शुद्धोदन उनके पिता का नाम था। माता पिता ने बहुत कोशिश की कि इस बच्चे का मन विरक्त न हो। अच्छा महल बनवाया, सारी सुविधाएं दी। जैसे ही बुद्ध थोड़े से किशोरावस्था में आए, उस समय की दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला से, लड़की से, यशोधरा से उसकी शादी करवा दी। यशोधरा के पिता ने काफ़ी एग्ज़ाम लिए बुद्ध जी के, वो सारे एग्ज़ाम में पास हुए, तब जाके शादी हुई, ऐसे नहीं हुई। शादी हुई तो बुद्ध भी ठीक था, रमे रहे उस जीवन में। बेटा हुआ उनका राहुल। अब बुद्ध की विरक्ति का भाव बढ़ता जा रहा था। 29 साल की उम्र के आसपास ऐसा हुआ कि उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देख लिया, एक बूढ़े को देखा, एक भिखारी को देखा, एक बीमार को देखा। विरक्त हो गए और उनका मन हुआ घर छोड़ दूं, ज्ञान की खोज में चला जाऊं। अब ज्ञान की खोज में जाएं, उनको पता है कि भाई मेरी पत्नी भी है, मेरा बेटा भी है, राज्य भी है, कैसे छोड़ दूं? छोड़ना जरूरी है। अंदर की आवाज है कि छोड़ो, तुम इस चीज के लिए नहीं बने हो, तुम्हारा स्वधर्म कुछ और है। बाहर की जिम्मेदारी है कि छोड़ नहीं सकते। मैं अनुमान करता हूं कि बुद्ध ने शायद अपने पिताजी से कहा हो कभी कि पिताजी मैं बहुत परेशान हूं, छोड़ना चाहता हूं। तो पिता ने समझा बुझा के मना किया होगा कि बेटा शोभा नहीं देता, ऐसा मत करो। हो सकता है पत्नी से भी बात की हो, पत्नी ने भी कहा हो कि ये क्या बात हुई, हम सबका जीवन तुम पे टिका है, बच्चा अभी बिस्तर से भी नहीं उतरा है, अभी तो चलना भी नहीं शुरू किया है, तुम ऐसी बात कर रहे हो। इसका जिक्र नहीं मिलता इतिहास में कि ये बात हुई कि नहीं हुई। और एक दिन बुद्ध ने तय किया और वो आधी रात को पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़ के चले गए। इसको बौद्ध परंपरा में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, बुद्ध का अपने घर से निकल जाना। अब बुद्ध चले गए, लेकिन मैथिली शरण गुप्त यशोधरा के पर्सपेक्टिव से बुद्ध को देख रहे हैं। यशोधरा बहुत परेशान है, भाई पति चला गया है, बच्चे का पिता चला गया, मजाक छोड़ना है। राजा परेशान है कि उनका उत्तराधिकारी चला गया है। यशोधरा इतनी परेशान है, बहुत लंबे समय तक छंद आते रहते हैं कि वो कितनी बेचैन है, कितनी परेशान है। लेकिन यशोधरा की सबसे बड़ी परेशानी इस बात से नहीं कि बुद्ध चले गए, इस बात से है कि बिना बताए चले गए, भरोसा नहीं किया। और वो अपनी सहेली से कहती है, सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात। मुझे गर्व है कि मेरा पति इतने महान काम के लिए गया है। सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। सखी सखी वो मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या वो मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते, क्या मैं रास्ता रोकती उनका? उसके मन में ये मलाल है कि बिना बताए चले गए। वो इस भाव को लेट गो नहीं कर पा रही है, परेशान है। फिर बुद्ध को ज्ञान मिला 6 साल की तपस्या के बाद, बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला। बात फैल गई। जो 5 शिष्य बुद्ध को छोड़ के भाग गए थे उनके बुरे वक्त में, उन्हीं 5 को बुद्ध ने सबसे पहले ज्ञान दिया सारनाथ में, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध की ख्याति बढ़ने लगी। शुद्धोदन ने बुद्ध के पास, अपने बेटे के पास कई लोगों को भेजा ये कहने के लिए कि भाई यहां भी तो आओ, हमसे भी तो मिलो। बुद्ध का ऐसा प्रताप था कि जो उनके पास जाता वो बुद्धम शरणम गच्छामि हो जाता, वापस ही नहीं आता। तो फिर शुद्धोदन ने बुद्ध के बचपन के एक दोस्त को ये कह के भेजा, भैया मैं जानता हूं तुम वापस नहीं आओगे, पर प्रभावित होने से पहले बोल देना कि पापा याद कर रहे थे। तो वो गया, उससे वायदा निभाया, हो तो गया, बुद्ध के संग में दीक्षित हो गया, पर वायदा निभा दिया। तो बुद्ध ने कहा जरूर जाऊंगा, पिताजी की आज्ञा है तो जाऊंगा ही जाऊंगा। बुद्ध पहुंचे अपने
कपिल वस्तु जो अपना इलाका था वहाँ पहुँचे। पूरे कपिल वस्तु में, नेपाल सिद्धार्थ नगर से नेपाल जाएंगे तो नेपाल बॉर्डर पे ही कपिल वस्तु है। मैं देखने गया था वो जगह जहाँ बुद्ध पैदा हुए थे, बड़ा सुंदर स्थान है, आप भी जाकर देखें कभी। तो बुद्ध पहुंचे रात को, एक धर्मशाला में रुके। अब वहाँ हल्ला मच गया कि राजा का बेटा धर्मशाला में। बुद्ध ने कहा भाई मैं देखो राजा का बेटा बन के नहीं आया हूँ, मैं बुद्ध बन के आया हूँ। सुबह उठ के भिक्षा मांगने लग गए उस इलाके में, अपने ही पिता के राज्य में। पिता ने सिर पीट लिया कि भाई क्या कर रहे हैं। फिर बुद्ध ने सूचना भिजवाई कि मैं बुद्ध हूँ, बेटा हूँ संयोग से, ठीक है मैं आ रहा हूँ मिलने के लिए, पर मैं बुद्ध होके आया हूँ, मेरी चर्या है, नियम है, मैं भिक्षा से ही जीवन जीता हूँ अपना। ठीक है, पिताजी ने कहा चल कोई बात नहीं। फिर बुद्ध गए पिता से मिलने, पिता से मिले, सबसे मिले भारी सभा में, लेकिन यशोधरा नहीं आई मिलने के लिए, लेट गो नहीं कर पा रहे थे। उसके मन में दर्द था, छुप के क्यों गया, बता के जाता। बुद्ध ने पूछा पिता से कि यशोधरा कहाँ है, तो बोले कि वो कह रही है कि अगर बुद्ध मिलना चाहेंगे तो खुद ही मिलने आएंगे मुझसे, मैं क्यों जाऊंगी भाई, आत्मसम्मान भी तो कोई चीज़ है, मैं क्यों मिलने जाऊंगी। तो बुद्ध मिलने गए। सोचिए कमरे में यशोधरा बैठी है, राहुल साथ में है। अब राहुल थोड़ा सा बड़ा हो गया है, 6-7 साल का है। बुद्ध गए हैं। अब आपके मन में आ रहा है कि बुद्ध वहाँ जाके बोलेंगे सॉरी मैंने गलत किया, आई हर्ट यू, आई रियली फील सॉरी। बुद्ध है वो बुद्ध, वहाँ जाके क्या बोल रहे पता है, भिक्षाम देहि, भिक्षा दो। और यशोधरा कितनी महान महिला रही होगी, उसने अपने बेटे का हाथ बाप के हाथ में दे दिया। लेट गो का इससे महान उदाहरण दुनिया के इतिहास में नहीं है कि चलो आखिर तुमने आके झुक के कुछ मांगा तो सही। उसकी जितनी ईगो थी, अहंकार था, सब विगलित हो गया। और जो औरत परेशान थी कि मुझसे बिना बताया गया, उसने अपने बेटे को दे दिया कि इसको लेके जाओ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम महान काम कर रहे हो, और तुम महान काम कर रहे हो तो मैं क्यों बीच में आऊंगी भाई। मेरा पति महान काम कर रहा है तो मुझे खुशी होनी चाहिए, और तुम्हारी उस खुशी में मैं क्यों पीछे हटूं। बस मुझे भरोसे में लेके जाते तो और खुश होती। ऐसी दूसरी कहानी राधा जी की है। राधा जी आप जानते, कृष्ण उनसे बहुत प्रेम करते थे, वो कृष्ण से प्रेम करते थे, उनका विवाह नहीं हो पाया, अलग बात है। लेकिन हमारी परंपरा में प्रेम का जो पराकाष्ठा है ना, प्रेम का चरम, वो तो कृष्ण राधा का है। मतलब राधा कृष्ण का प्रेम एक खास किस्म का प्रेम है, जहां विवाह के बंधन के न होने पर भी प्रेम का चरम रूप होता है। राम और सीता का प्रेम गार्हस्थ्यिक प्रेम का चरम रूप है कि पति पत्नी का प्रेम कितना शानदार हो सकता है। वो देखना हो तो राम सीता का प्रेम देखिए, विशेष रूप से तुलसीदास जी के यहाँ देखिए। और वैसे जो प्रेम होता है वो देखना हो तो राधा कृष्ण का प्रेम देखिए। पर इंटरेस्टिंग है, ये सारे जो हमारे धर्म के चरित्र हैं, ये समय के साथ चेंज होते गए हैं। राम बदले हैं, कृष्ण बदले हैं, राधा बदली हैं, सब बदले हैं। एक कवि थे सूरदास, भक्ति काल में 16वीं सेंचुरी, आप मोटा मोटा ध्यान में रखिए। कृष्ण को, आपने वो कहानी सुनी होगी, कृष्ण तो अपने घर में थे, कंस को मारने के लिए वो पैदा हुए थे। कंस को पता लगा तो कंस ने अपने एक सहयोगी अक्रूर, जो कि श्वफल्क के पुत्र थे, उनसे कहा कि जाओ और कृष्ण को लेके आओ, यही मारेंगे। उसको पता नहीं था क्या होगा बाद में। आदमी कॉन्फिडेंस में ऐसी गलतियाँ करता ही है, तो वो सुपर कॉन्फिडेंट था, बुलवाया कृष्ण को। कृष्ण तो इसी काम के लिए आए थे, समझ गए कि बुलावा आ गया है, अब इससे काम निपटाना है, चलते हैं। राधा और गोपियाँ कृष्ण के बिना रह नहीं सकती थी। सुपर इमोशनल विमेन, ऐसा मानते हैं कि वो महिलाएं, राधा तो छोटी थी, बाकी महिलाएं गोपियां उनसे काफ़ी बड़ी उम्र की थी, इतनी इमोशनल थी कृष्ण को लेकर कि कृष्ण के बिना वो सोच नहीं सकते थे कैसे रहेंगे। पर वो जिस काम के लिए आए थे धरती पर, वो तो करना ही था। तो अक्रूर आए, अक्रूर ने बताया कि ऐसे ऐसे आया हूँ, ले जाना है। तो कृष्ण और बलराम चले गए। इधर कृष्ण गए, उधर गोपियों का रो रो के हाल बुरा, राधा का हाल बुरा।
ऐसी दीवानगी आजकल की फिल्मों में आप सोच नहीं सकते, ऐसी दीवानगी थी उस जमाने में उनके बीच में। और जब आदमी का प्रेम हाथ से निकलता है तो वो बेचारा कितना कमजोर हो जाता है। राधा जी की हालत सोचिए। सूरदास कह रहे हैं, अति मलिन वृष भानु कुमारी, हरिश्रम जलु अंतर तन भीजे, ता लालच न धुआवती सारी। कि वृष भानु की कुमारी, वृष भानु मतलब राधा के पिता, वृष भानु की बेटी राधा इतनी कमजोर हो गई है, इतनी मलिन हो गई है। हरिश्रम जलु अंतर तन भीजे, कृष्ण के पसीने की कुछ बूंदें उसके ऊपर गिर गई थी, उसकी साड़ी में लगी हुई हैं। ता लालच न धुआवती साड़ी, इस लालच से साड़ी धुलवा नहीं रही है। और जब से कृष्ण गए हैं कपड़े तक नहीं बदलना चाह रही है कि इस कपड़े में मेरे प्रिय की याद है। खाती नहीं है, इतनी कमजोर है, हिल नहीं पाती है। एक और कवि हुए, वो तो इतने आगे बढ़ गए, बिहारी नाम के कवि थे, उनकी नायिका तो लगता है कि घड़ी का पेंडुलम है। सांस लेती है तो 4-5 कदम 6-7 कदम पीछे चली जाती है, सांस छोड़ती है तो आगे आ जाती है। सांस की हवा से ऐसा हो रहा है। इत आवत चली जात उत चली 6-7 अखात, चढ़ी हिंडोरे सी रही लगी उसासनी साथ। कि इधर आती है उधर जाती है, 6-7 हाथ इधर 6-7 हाथ उधर, सांस लेती है तो यहाँ, छोड़ती है तो वहाँ, जैसे झूला झूल रही हो। पर ये रीतिकाल के कवि हैं, उनका अलग टेस्ट है, हम सूरदास पे बात कर रहे हैं। राधा इतनी परेशान है। अच्छा, जब आदमी परेशान होता है ना, जब उसका ब्रेकअप टाइप का होता है कि कोई गया है वापस ही नहीं आ रहा, कृष्ण ने कहा था कि बस जा रहा हूँ, काम निपटा के आता हूँ। उनके मन में था क्या काम निपटाना है, काम निपटा भी दिया। अब कंस के बाद सवाल है कि मथुरा का साम्राज्य कौन संभाले। उसको एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए कृष्ण को लगा कि मुझे यहाँ रह के सिस्टम को ठीक करना चाहिए, उसके बाद लौटना चाहिए। तो वो रुक गए वहाँ पर, राज्य का काम भी तो करना ही था। पर प्रेमी व्यक्ति को सब समझ नहीं आया, तो उसको लगता कि नहीं मेरे पास आओ, बाकी सब बेकार की बातें हैं, मेरे पास आओ। कृष्ण आ नहीं रहे। यमुना के इधर कृष्ण है, यमुना के इधर गोपियां हैं, पर आत्मसम्मान भी तो है। एक आलोचक ने कहा कि नाव में बैठ के जब चली जाती। आत्मसम्मान होता है प्रेम में कि मैं क्यों जाऊं, बिना बताए क्यों चले गए, बता के जाते। तो राधा वेट करिए। राधा के मन में क्या आ रहा है, उनको लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि मैंने ही कुछ गलती कर दी हो। जब कोई व्यक्ति दूर चला जाता है ना, बाकी लोग सोचते हैं कि कहीं मुझसे तो गलती नहीं हो गई। और राधा अपनी एक सहेली से बोल रही, गोपी से, मेरे मन इतनी सूल रही, एक दिवस मेरे गृह आए मैं ही मस्ती दही, देखी तिन्हें हों मान कियो सो हरि गुस्सा गही। पगला सी गई है, बोरा सी गई है। सहेली से क्या बोल रही है, हे सहेली, मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे लगता है कि मुझसे ही गलती हुई है। उसने पूछा क्या गलती हुई है। कह रही है कि एक दिन क्या हुआ, कृष्ण भगवान मेरे पास आए थे, मैं उस समय दही मथ रही थी। वो ग्वाला जीवन है ना वहाँ पर, तो वो गोपालक जीवन का काव्य है पूरा। अब वो मुझसे बात करने आए और मैंने उनसे ठीक से बात नहीं की, मैंने मान किया। मान करना मतलब जिसको आपकी भाषा बोलते हैं भाव खाना। मैंने उनसे ठीक से बात नहीं की, मुझे लगता वो नाराज हो गए, इसी नाराजगी से लौट नहीं रहे हैं। मेरे मन इतनी सूल रही, मेरे मन में कांटा चुभ रहा है। एक दिवस मेरे घर आए, अब समझ में आएगा, एक दिवस मेरे घर आए मैं ही मथती दही, देखी तिन्हें, हाँ हाँ मतलब मैं, मान की योग मैंने अहंकार दिखाया, सो हरि गुस्सा गही, गुस्सा आ गया उनको इस बात से। सूरदास की राधा मुक्त नहीं हो पा रही, लेट गो नहीं कर पा रही, वो जी नहीं सकती कृष्ण के बिना। पर फिर देखिए 300 साल बाद क्या हुआ। 300 साल बाद कमाल हुआ। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक और कवि हुए, उनका नाम था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास मतलब प्रिय प्रवास पे चला गया है, कृष्ण चले गए हैं मथुरा, अब राधा कैसे जिएगी। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हो चुका है। महिलाएं अभी तक स्वाधीनता आंदोलन का हिस्सा नहीं बनी है, पर अब वो समय आ रहा है कि बनने वाली है। और हरिऔध की राधा ने कमाल कर दिया है। गोपियां पूछती हैं, कृष्ण नहीं आ रहे,
अब क्या करोगी? ये राधा जी क्या बोल रही हैं? प्यारे जीवें जगहित करें, गेह चाहे ना आवे। मेरे प्रिय खूब जिए, समाज का कल्याण करें, घर बेशक ना आए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चाहती हूं कि समाज का भला होना चाहिए। ये वो बिंदु है जहां राधा यशोधरा बन जाती है, मैथिली शनगुप्त की यशोधरा। और जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उस एग्जाम्पल से वो ये कि हो सकता है कि जिससे आप नाराज हो वो किसी बड़े काम की खोज में हो, वो किसी महानता के रास्ते पर हो। और यदि आपके जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी महानता के रास्ते पे है, तो उसके रास्ते को रोकना अपने क्षुद्र हितों के लिए बहुत छोटापन है। और ऐसे मामले में एक ही बात हमें सोचनी है कि वो जिस काम के लिए बना है उसे करने दो। अपने स्वार्थ के लिए किसी को बांध के रखना, किसी को लाश बना के रखना, इसका क्या मतलब है? जाने दो, ऐसा क्या है, कुछ तो बढ़िया होगा। एक स्थिति हम में से कई लोगों की आती है कि हम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं और छोड़ नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे पति पत्नी होते हैं। मैं अक्सर बच्चों से एक बात पूछता हूं कि आप में से कितने बच्चे वैसा ही वैवाहिक जीवन चाहते हैं जो आपके माता पिता का है? मैं आपसे पूछूंगा नहीं, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन जब जब मैंने पूछा है, मुश्किल से 1 या 2% ने हाथ खड़ा किया है। 97-98% लोग मानते हैं कि वैसा तो नहीं चाहिए, उससे कुछ अलग चाहिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे माता पिता भी, हमारे समाज के बाकी लोग भी बहुत समझौते करते हैं ताकि बच्चे अच्छा जीवन जी सके। आप भी करेंगे समझौते, सबको करने पड़ते हैं। ये है कि आप समझौते शायद उतने नहीं करेंगे जितने आपके माँ बाप ने किए होंगे, उनके माँ बाप ने और ज़्यादा किए होंगे। हर पीढ़ी कम समझौते करती है, ये समाज के विकास का एक तरीका होता है। पर ऐसा होता है कि आप एक ऐसे रिश्ते में आप छोड़ भी नहीं सकते, जी नहीं पा रहे, छोड़ सकते नहीं, क्योंकि आप तो छोड़ देंगे, आपके चक्कर में कईयों की जिंदगी दांव पे लग जाएगी। कैसे छोड़ दें? 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, नौकरी है नहीं, वो माँ अपने पति से रोज प्रताड़ना झेलती है, बुरी बातें सुनती है, उसके पास वो सिक्योरिटी नहीं है, वो बच्चों को नहीं छोड़ सकती, बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी, क्या करे? टॉक्सिक रिश्ता है। तो ऐसे में या तो आप रिश्ता छोड़ दें, कि हर किसी में संभव नहीं होता, पर यदि वो संभव नहीं है तो रिश्ते में रहते हुए चिंताएं छोड़ दीजिए, अपेक्षाएं छोड़ दीजिए। भाई तेरी अपनी जिंदगी, मेरी अपनी जिंदगी, एक घर में रहेंगे पर रोज युद्ध नहीं करेंगे, बीपी नहीं बढ़ाएंगे, शुगर नहीं बढ़ाएंगे, तनाव नहीं बढ़ाएंगे। तुम्हारा अपना स्पेस, मेरा अपना स्पेस, ठीक है, एक छत के नीचे हैं, काम चला लेंगे, किसी और को नहीं बताएंगे, दुनिया के सामने अच्छी अच्छी फोटो खिंचवाते रहेंगे स्माइल कर करके चेहरा, पर कम से कम बच्चे सफ़र ना करें, परिवार सफ़र ना करे, जी लेंगे, झेल लेंगे। और ऐसे माहौल में साहिर ने जो कहा था ना, उसी कविता की कुछ पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था। कि बर्बादियां हैं जीवन में, पर ठीक है, कितना दुख मनाएंगे, अब है तो है, क्या कर सकते हैं। बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। और फिर अंत में इतनी सुंदर बात कहते हैं, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। कि ठीक है, जैसी जिंदगी है उसको वैसे जिएंगे, अपेक्षाएं नहीं पालेंगे, ना तुम उम्मीद करना, और हम किसी तरह से मैनेज करके जिंदगी गुजार लेंगे। ये है अंतिम जो आपके जीवन में समस्या हो सकती है, करियर को लेके हो सकती है कि आपने कुछ करियर दिमाग में रखा हुआ है, ठान लिया है कि आईएएस बनना है या कुछ बनना है। आप कुछ भी ठान लें, सिर्फ आपके हाथ में नहीं होता है, सफलताएं असफलताएं जीवन में रहती हैं। 10-11 लाख लोग आईएएस का फॉर्म भरते हैं, 5 लाख आईएएस का एग्ज़ाम देते हैं, 1000 का सिलेक्शन होता है। हर एग्ज़ाम में घुमा फिरा की यही स्थितियाँ होती हैं। पॉलिटिक्स में, स्पोर्ट्स में, बिजनेस में, हर जगह कंपटीशन इतना है। सफल होने की जितनी संभावना है उससे कई गुना संभावना विफल होने की हर क्षेत्र में है। सफल नहीं हो पाए तो क्या करेंगे? और मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि आईएएस नहीं बन पाए, 20 साल पहले
और 20 साल से रोज घुट रहे हैं कि आईएएस नहीं बन पाए। रात दिन यही ख्याल होता है कि आईएएस नहीं बन पाए, या पीसीएस नहीं बन पाए, या कुछ खास सोचा था जो नहीं कर पाए। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि यदि आपकी आर्थिक पृष्ठभूमि ऐसी नहीं है कि जो बहुत मजबूत हो, तो हमेशा एक बैकअप ऑप्शन जिंदगी में लेके चलिए। किसी करियर को दिमाग पे इतना हावी मत होने दीजिए कि वो नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होगा। आप उस दौर के व्यक्ति हैं जहां इतने ऑप्शंस दुनिया में हैं जितने कभी नहीं थे। इतने ऑप्शंस हैं। बस एक ठीक ठाक सा व्यक्तित्व बना लीजिए, एक ठीक ठाक सा कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर, और यदि आपके पास बेसिक स्किल्स हैं भाषा की, चिंतन की, समझने की, कैलकुलेशंस करने की, प्लानिंग करने की, स्ट्रेटेजाइज करने की, और मेहनती आप हैं, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि इस दुनिया में कंपटीशन नंबर्स में बहुत ज़्यादा है, कायदे का कंपटीशन नहीं के बराबर है। बहुत मजबूत लोगों से आपको भिड़ना नहीं पड़ता है। भिड़ते हैं 5 लाख से, पर उन 5 लाख में कुछ ही हैं जो भिड़ने लायक हैं। इतना कॉन्फिडेंस रखिए। जैसे कहते हैं ना कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इतना भरोसा अपने ऊपर रखिए कि ठीक है, ये नहीं तो कुछ और करेंगे, वो नहीं तो कुछ और करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ बढ़िया कर लेंगे। और उस बढ़िया करने की शुरुआत कॉलेज की ज़िंदगी से होती है। उड़ान सोसाइटी संभाल लेंगे, निष्ठा संभाल लेंगे। अभी मैडम ने बताया कि 80 सोसाइटी से बताई, इसके में 60 बताई। 60 सोसाइटीज़ हैं, किसी सोसाइटी का हिस्सा बन जाइए। ये सोसाइटीज़ का हिस्सा बनने का असली पर्पस क्या है? इसी बहाने एक्सपोजर मिलता है, आप कुछ करते हैं, मंच पे आते हैं, लोगों से मिलना जुलना होता है, स्किल्स डेवलप होती हैं, और अंत में जो जीवन में काम आता है यही स्किल्स काम आते हैं। और यदि वो स्किल्स हमने डेवलप कर लिया, और वो स्किल्स पढ़ाई से नहीं आती हैं, जो क्लासरूम के अंदर की पढ़ाई है वो सबसे कम महत्वपूर्ण चीज़ होती है कॉलेज में। कॉलेज में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये अपॉर्चुनिटीज़, लोगों से बात करना, कुछ ऑर्गेनाइज करना, कहीं फेल होना, कहीं पास होना, वो सब करते रहिए। और मैं दावे से कह रहा हूँ कि इस दुनिया में कंपटीशन कहने के लिए ज़्यादा है, दरअसल ज़्यादा नहीं है। पूरी बात का सार ये है कि किसी की भी ज़िंदगी फ्लैट नहीं होती है, उसमें कर्व्स आते रहते हैं, ऊंच नीच सबकी ज़िंदगी में आती है। मैंने भी कम नहीं झेली है। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, ऐसे नहीं खड़ा हूँ, कुछ तो झेला ही होगा, मैंने भी ठीक ठाक झेला है। जिस उम्र में आप मौज मस्ती करते हैं, मैंने उस उम्र में कैलकुलेटर बेचे हैं। मैं सेल्समैन रहा हूँ 17 की उम्र में, और मैं बिजनेस फैमिली से नहीं हूँ। बिजनेस फैमिलीज में बच्चों को 17 में काम पे लगा देते हैं। मैं तो नौकरी पेशा परिवार से था, कुछ समस्याएं थी तो सेल्समैन बन के घर घर में जाके बेचना पड़ता था। तौहीन भी होती थी, लोग धिक्कारते भी थे, मजाक भी उड़ाते थे। वो समझेना है। अपना खर्चा 17 की उम्र से खुद उठाया है, क्योंकि घर में दिक्कत थी। तो क्यों मांगू मैं घर से पैसे भाई, जब मुझे पता है कि मेरे घर में दिक्कत थी उस समय, क्यों मांगू? आपकी जिंदगी इस दुनिया के करोड़ों अरबों लोगों से बेहतर है, कुछ एक लोगों से खराब है। केवल उन कुछ एक पे ध्यान मत दीजिए, उन करोड़ों पे भी ध्यान दीजिए जिनसे अच्छी आपकी जिंदगी है। और इतनी कुव्वत आपके अंदर है, आप इस देश के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में से एक, दिल्ली विश्वविद्यालय के सबसे अच्छे कॉलेजेस में से एक हंसराज कॉलेज में विद्यार्थी हैं। ये मजाक नहीं है, आप इस देश के एलीट हैं, एलीट। इस कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम बोलते ही कितने बंद दरवाजे खुल जाते हैं, आपको अंदाजा नहीं है, आगे जाके समझ में आएगा। बस इतना करना है कि जब जब जिंदगी नीचे की तरफ जाए, थोड़ा सा हौसला बना के रखिए। कुछ ही दिन की बात होती है, हर चीज़ कुछ ही दिन की होती है। बहुत अच्छे वक्त में और बहुत बुरे वक्त में एक ही वाक्य कॉमन याद रखिए, कुछ दिनों की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा। बहुत अच्छा हो तब भी ध्यान रखना है, आदत नहीं बनानी है। बहुत बुरा हो तब भी ध्यान रखना है, ये सब खत्म हो जाएगा। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग आजकल का एक नया सच है, जो आप लोग बड़ा मुश्किल होता है वो जब झेलते होंगे। आपने एक फोटो अपलोड की, कोई लाइक ही नहीं कर रहा है, आप बार बार देखने घूमोगे लाइक किया कि नहीं किया। दोस्तों को फ़ोन करें, लाइक कर, तो लाइक कर, तो भी लाइक कर, चल 5 लाइक करवाए, 8 लाइक करवाए, नहीं लाइक हो रहा। फिर आपने कुछ ऐसा बोला, किसी ने उसकी छोटी सी क्लिप काट के चला दी, और आप अचानक सबकी नज़रों में किरकिरी बन गए। गालियाँ पड़ रही हैं, आलोचनाएं हो रही हैं, लाखों लोग फतवे जारी कर रहे हैं आपके ऊपर।
इतनी बेचैनी होती है इस दौर में। पहले के दौर में ये नहीं था, आपने कहीं कुछ बोला खत्म हो गया, अब किसने रिकॉर्ड कर ली, सोशल मीडिया पे आ गई, खत्म ही नहीं हो रहा। राइट टू बी फॉरगॉटन हमारे देश में है नहीं, और प्रैक्टिकली संभव भी नहीं है। कैसे आप उसको अप्लाई करेंगे? आप कभी ना कभी कुछ ऐसा बोलेंगे, या तो गलत बोलेंगे या उसमें से कोई क्लिप कोई काटेगा, इतनी गालियां पड़ेंगी और पहली बार जीना मुश्किल हो जाता है। मैंने आज से 7-8 साल पहले 1.5 साल तक एंग्जाइटी की दवाइयाँ खाई हैं, जबकि मैं बहुत ही मस्त वाला किस्म का आदमी हूँ, मैंने खाई हैं। और जीवन में एक आध ऐसा दौर सबका आता है, आ जाना चाहिए। जब जीवन में एक आध बार ऐसा हो कि सारी दुनिया पीछे पड़ गई है, बहुत दिक्कत होगी, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरी इस बात को ध्यान रखना, वो पहली और आखिरी परीक्षा है, उसके बाद कभी नहीं होगा। 8 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था कि मैंने बहुत दवाइयाँ खाई, 1.5 साल दवाई खाई, 1.5 साल खाई दवाई। कारण पता था, कारण ठीक हुआ, दवाई छूट गई। उसके बाद मैंने जिंदगी का सबसे मुश्किल फेज पिछले साल झेला था, जब मेरे एक वीडियो की क्लिप मीडिया पर चली, FIR हुई, पता नहीं क्या क्या हुआ, सब कुछ हुआ। और मैं आपके सामने बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे तनाव नहीं हुआ, डिप्रेशन नहीं हुआ, एंग्जाइटी नहीं हुई, क्योंकि मैं पहले झेल चुका था। अब पिछले 7 दिन से मेरी 5 साल पहले की एक क्लिप चला रहे हैं वीडियो आजकल। 2019 के इलेक्शन से पहले जनवरी में मैं क्लास लेते हुए कह रहा हूँ कि अब इलेक्शन का टाइम आ गया, अब मंदिर का तमाशा शुरू हो जाएगा और ये पॉलिटिक्स के मामले हैं, सब बेकार की बातें। उस समय ना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, ना कुछ और हुआ था। आज मेरा बड़ा सीधा स्टैंड है कि जब सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 5-0 से सहमति दी है और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से मंदिर बन रहा है, मैं कौन होता हूँ नाराज होने वाला? मुझे क्यों खुश नहीं होना चाहिए? दुनिया में हर धर्म के ईश्वरों के नाम पर मंदिर हैं, उनके जन्म स्थान पर मंदिर हैं, मेरे धर्म में क्यों नहीं होना चाहिए? मुझे क्यों परेशान होना चाहिए? और कुछ लोग पिछले 7 दिन से 5 साल पहले की क्लिप चला रहे हैं। मेरी टीम परेशान है, मैं परेशान नहीं हूँ। मुझे भेजते हैं कि सर ऐसे हो गया, सर इतने वीडियो चल रहे हैं, मैं सुनता हूँ पर तनाव नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता है कि किसी दिन किसी मंच पर हो, जैसे आज मैंने बात बोल दी कहीं और बोल दूंगा, बात खत्म हो गई। कितना लोड लेंगे? और आप लोड लेते रहेंगे तो दुनिया देते रहेगी, दुनिया के पास बहुत है देने के लिए, वो हमेशा देते रहेंगे। खुद को ऐसा फूल प्रूफ बना लीजिए, शील्ड बना लीजिए अपने आसपास कि तनाव आता है फिसल के निकल जाता है। और अगर आप तनाव झेलने के लिए समर्थ हो जाते हैं, लेट गो कर देते हैं, मैं दावे से कह रहा हूँ, सफल कितने होंगे मुझे नहीं पता, जिंदगी आपकी शानदार होगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। और जब जब बुरा अनुभव हो, जब जब जीवन में बुरा अनुभव हो, सबको होता है, आपको भी होगा, जब जब बुरा अनुभव हो, मेरा सूत्र वाक्य है, जो मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस भी है परमानेंट, मेरे दिल में गुथा हुआ है, दिल पे छपा हुआ है, सबको बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ। एक लाइन याद रखना, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, उससे बड़ा कुछ नहीं है। अब मैंने ठीक ठाक टॉर्चर कर लिया बच्चों पर, इससे ज़्यादा करना शोभा नहीं देता। इसके साथ ही बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। So now it's our time to finally have a positive Q&A session with sir. So first of all, I'll thank you so much. और you motivate us so much सर। मैं जब भी मतलब अगर लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही होती है तो यूट्यूब पे सबसे पहले यही देखती हूँ कि सर की कुछ ना कुछ वीडियो उस टॉपिक पे पक्का मिलेगी, जिससे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर होगा। आज जो आपने जो कुछ भी बोला, आई एम सो मोटिवेटेड ऑफ इट। एंड दिस सोसाइटी पीपल गिव मी अ क्वेश्चन टू आस्क, ये इन्हीं लोगों में से किसी एक का क्वेश्चन है। सो आईड लाइक, IAS की तैयारी करने वालों के दिल से निकालते हैं फेलियर का डर। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं फॉर विकास दिव्यकीर्ति सर। भाई विकास सर की तबीयत थोड़ी सी खराब है, खांसी काफी ज्यादा है मुंबई में आकर, तो सर थैंक यू सो मच उसके बावजूद भी हमारे साथ यहां पर बने रहने के लिए, आइडियाज ऑफ इंडिया में आने के लिए। मोस्ट वेलकम। विकास सर, लाइफ में ना प्रेशर बहुत है, मेरे ऊपर भी प्रेशर है।
मेरे ऊपर प्रेशर इस बात का है सर कि जितने व्यूज आपके वीडियोस पर आते हैं कम से कम उतना ही ट्रेंडिंग ये सेशन भी बने। तो सर लेकिन आप आईएएस एस्पिरेंट्स को पढ़ाते हैं, वो कितना बड़ा प्रेशर है? क्योंकि बच्चों का भविष्य तो आपके हाथ में है ही, पर वो आईएएस के हैं तो देश का भविष्य भी इनके हाथ में है। वो कितना बड़ा प्रेशर है? मतलब मेरा ख्याल ये है कि खुद को इतना सीरियस लेना नहीं चाहिए। मैं किसी का फ्यूचर बनाता हूँ, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है अगर मैं ऐसा सोच लूँ तो। मैं तो पढ़ाता हूँ, उनमें से जिन बच्चों में मेहनत करने का जज्बा हो, इंटेलिजेंस का ठीक लेवल हो, मेहनत करते हैं, थोड़ा किस्मत का मामला भी होता है, तो वो आईएएस बन जाते हैं। लेकिन ये गलतफहमी मुझे एकदम नहीं है कि मैं देश का भविष्य बना रहा हूँ या मैं बच्चों को आईएएस बनाता हूँ। वो खुद बनते हैं, मैं तो सिर्फ इनेबलिंग तरीके से कुछ हेल्प उनकी करता हूँ, इतना ही है बस। और प्रेशर तो है ही, आप जो भी काम करते हैं आप पर प्रेशर है कि व्यूज़ अच्छे आएँ, मुझ पर प्रेशर है कि बच्चे जिस उम्मीद से मेरे पास आए हैं उन्हें वो ज़रूर मिल जाए, तो वो हम हैंडल करते हैं, डेफिनेटली कर लेते हैं। विकास सर, इस प्रेशर में पेरेंट्स का कितना प्रेशर है? क्योंकि लोग बच्चों पर प्रेशर की बात करते हैं, मैंने आपके ऊपर प्रेशर की बात कर ली। क्या आपको लगता है कि ये जो आईएएस की जो कोचिंग होती है उसमें कम से कम एक दिन, शायद लास्ट डे हो, पेरेंट्स की भी कोचिंग होनी चाहिए कि भाई इतने प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, कम से कम रिजल्ट के बाद कैसे हैंडल करना है? मेरे ख्याल से पेरेंट्स की कोचिंग तो उसी दिन होनी चाहिए जब वो पेरेंट्स बनते हैं, और हमारे देश में बच्चों की कोचिंग से ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स की कोचिंग करना। मैं भी एक पेरेंट हूँ और मैं भी इस बात को समझता हूँ। एक अजीब सा भय बच्चों के मन में रहता है। उनको, मैंने कई बच्चों को देखा, एक जिक्र करूँगा आज एक एग्जाम्पल का भी, जैसे मैं हल्का जिक्र करता हूँ फिर वापस आता हूँ। मुझसे कई लोगों ने पूछा कि इतने विद्यार्थियों को पढ़ाने के बाद ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अच्छा अनुभव कौन सा रहा। मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है, आज से करीब 15-17 साल पहले का। एक लड़की मुझसे मिलने आई जिसकी उम्र रही होगी करीब 21-22 साल उस समय, और उसने रोते हुए मुझसे एक बात कही कि मैं गांव में थी, कस्बे में, गांव में कहीं, और वहाँ मेरे साथ रेप हुआ। और जिस तरह से उसने डिस्क्राइब किया बहुत ही घबराने वाली बात थी। तो मैंने कहा फिर आपने पुलिस कंप्लेंट तो की होगी, पेरेंट्स से बात की होगी। उसने कहा मैं दुनिया में ये बात किसी से भी डिस्कस कर सकती हूँ, आपसे कर सकती हूँ, अपने पेरेंट्स को नहीं बोल सकती। क्योंकि जब मैं छोटी थी कुछ रिश्तेदारों ने ऐसी हरकतें की थी और मैंने जब अपनी माँ को बोला तो मेरी माँ ने मुझे डांट के भगा दिया। और उस लड़की के मन में एक ही सपना था, बोले मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मैं जिंदगी जी लूंगी। मेरा मन करता है कि मैं पुलिस बनूं और कम से कम अपने इलाके में किसी और बच्ची के साथ ये ना होने दूं। और मेरी ज़िंदगी का सबसे सेटिस्फाइंग समय वो था जब 3-4 साल की मेहनत के बाद वो लड़की आईपीएस बनी। अभी वो आईपीएस है। अब क्योंकि ये एग्जाम्पल मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, थोड़ा बियर करना पड़ेगा आपको। अब ये एग्जाम्पल क्योंकि बहुत पर्सनल है तो मैं नाम तो रिवील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि उसने अपना वायदा निभाया और वो जहाँ है बहुत सारी बच्चियों की हेल्प कर पा रही है। तो मुझे चिंता इस बात से होती है, अगर कोई अपने पेरेंट्स से ये बात भी नहीं कर पा रहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो सीखने की ज़रूरत इस बच्चे को है या पेरेंट्स को है। और मेरे ख्याल से हमारे देश में कोटा में जो सुसाइड्स इतने सारे होते हैं, दिल्ली में तो क्योंकि बच्चे बड़ी उम्र के होते हैं, समझदार हो जाते हैं, लेकिन कोटा में तो बहुत छोटे बच्चे होते हैं। और यदि बच्चे सुसाइड करते हैं तो मैं साफ साफ कह रहा हूँ, एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, उसकी एक लाइन है, दिखाई दे या ना दे पर शामिल ज़रूर होता है, हर खुदकुशी में दरअसल हत्यारा शामिल होता है। खुदकुशी खुदकुशी नहीं होती, हत्या होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि वो एक आदमी ने मर्डर नहीं किया, समाज ने मिलकर किया है। और जब समाज मर्डर करता है तो वो खुदकुशी उसका नाम है। और समाज एजेंट बनाता है पेरेंट्स को, और पेरेंट्स गलत नहीं होते हैं, पेरेंट्स पे अपना प्रेशर बहुत ज़्यादा है सोसाइटी का। मैं ये नहीं कह रहा कि पेरेंट्स को टांग दीजिए, पेरेंट्स पर भी बहुत प्रेशर है, लेकिन पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि अगर समाज के प्रेशर को उन्होंने
बढ़ा के या उतना का उतना बच्चे पर डाल दिया तो फिर पेरेंट होने का मतलब क्या हुआ? तो पेरेंट्स को तो ढाल होना चाहिए अपने बच्चों के लिए, ना कि और प्रेशर क्रिएट करने वाला मैकेनिज्म होना चाहिए। तो उनकी ट्रेनिंग ज़रूरी है। सर थोड़ा सा आपके टीचिंग स्टाइल की बात करते हैं। विकास सर, मैंने सुना है कि आप इंग्लिश में भी कोचिंग लेते हैं, पर उसमें आप 40% हिंदी बोलते हैं। ये क्या बात है? मतलब इंग्लिश बोलना इतना ज़रूरी, इंग्लिश में पढ़ाना इतना ज़रूरी, अगर हिंदी फिर भी बोलनी पड़ रही है तो? या कोई और कहानी है इसकी? नहीं, इसकी दूसरी कहानी है। मतलब हमें अंग्रेजी बोलने में दिक्कत नहीं है, हम 3 घंटे की क्लास इंग्लिश में लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत मुझे नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चे आईएएस के लिए पढ़ने आते हैं हमसे, उनमें से 90% वो हैं इंग्लिश मीडियम में, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। इंग्लिश उनके लिए लिखने का मीडियम है, समझने का नहीं है। और कम से कम जोक्स का तो एकदम नहीं है, हंसी मजाक का तो एकदम नहीं है। So when I took the first class in English medium, I continued in English for almost 3 hours, and then one of the students asked me, कि sir, you are speaking in English. मैंने कहा that's what I'm supposed to. This is an English medium class. तो बच्चों ने मुझे कहा नहीं सर, इंग्लिश मीडियम का मतलब हम जो समझते हैं, आप लिखवा इंग्लिश में दीजिए, टर्म्स इंग्लिश की यूज कीजिए, पर बोलिए हिंदी, क्योंकि हमें समझ हिंदी में आता है। एंड दिस इज गुड। We are using English as a cognitive language, language of learning. Why should we use English as the mother tongue? Why should we use English as the language of jokes and humor? हम अपने तरीके से यूज करेंगे भाषा को। पर सर इंग्लिश स्पीकिंग वालों का कोई एज है क्या हिंदी बोलने वालों के ऊपर? जरूरी नहीं है। इज्जत तो उन्हें ज्यादा मिलती है। हाँ, ये है हमारे समाज में, यदि कोई इंग्लिश बोले तो लोग मान लेते हैं कि ये बहुत ही समझदार व्यक्ति है, चाहे वो कितनी भी खराब बात बोल रहा हो। और हिंदी वाले को एक प्रेशर होता है ये साबित करने का कि नहीं, मैं अच्छी बात बोल सकता हूँ। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। हम आईएएस के इंटरव्यूज जब लेते हैं, मॉक इंटरव्यूज, अगर किसी बच्चे की बैकग्राउंड में लिखा हो कि उसने इंग्लिश ऑनर्स किया, मास्टर्स इन इंग्लिश किया, हम प्रिज्यूम करते हैं कि बहुत समझदार बच्चा होगा। कई बार गलत भी साबित हो जाता है। और अगर कोई बच्चा संस्कृत से या उर्दू से या अरेबिक से पढ़ के आया हो, हमारी प्रिजम्पशन होती है कि उस बच्चे के पास बहुत कम चीज़ें होंगी, विजडम कम होगी। गलत प्रिजम्पशन है। उस बच्चे को कम से कम 10 मिनट तो ये साबित करने में लगते हैं कि नहीं, मैं भी समझदार हूँ, और उसके बाद फिर वो अपने आप को साबित करता है। ये सोशल प्रॉब्लम है। हमारी सोसाइटी इंग्लिश को ओवर वैल्यू करती है, जबकि भाषा क्या है? आप जिस समाज में रहते हैं वहाँ की भाषा बोलते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। इंग्लैंड का बच्चा गधे से गधा बच्चा भी इंग्लिश बोलता है, लेकिन बात तो गधेपनी की करता है उसके बाद भी। और हिंदुस्तान का बच्चा, हिंदी बेल्ट का बच्चा हिंदी सीखेगा तो हिंदी में बात करेगा। समझदारी और भाषा कोई ऐसा नेसेसरी लिंक थोड़ा ना है कि समझदारी एक भाषा में ही आएगी, किसी में भी आ सकती है। सर यंगस्टर्स को पढ़ाने के लिए आप भी ह्यूमर का सहारा लेते हो। बहुत सारे लोग अब ह्यूमर का सहारा लेने लगे हैं। पहले तो सिर्फ लड़की को इंप्रेस करने के लिए ही सेंस ऑफ ह्यूमर का सहारा लेना पड़ता था, अब पढ़ाने के लिए भी लेना पड़ता है। जब मैं छोटा था, मैं हरियाणा से हूँ, तो जो बात आपने कही, हमारे स्कूल में कहावत थी लड़कों के बीच में कि अगर किसी लड़की को इम्प्रेस करना, उसे हंसाओ। और एक कथन चलता था, हंसी तो समझो फंसी। तो हम तो उसी जनरेशन से सुन के बड़े हुए। पर मैंने पाया पढ़ाते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ क्लासेस काफ़ी लंबी होती है, 3 घंटे की एक क्लास होती है, और कभी कभी आधे घंटे के ब्रेक के बाद फिर 3 घंटे, फिर 3 घंटे, कभी कभी ऐसा भी होता है रेयर सिचुएशंस में, वैसे 3 घंटे की। एक जनरल स्पैन ऑफ अटेंशन किसी इंडिविजुअल का 1 मिनट के आसपास होता है। बहुत एक्सटेंड करें तो एकेडमिक्स में 40 मिनट 50 मिनट का हो सकता है। इसलिए आप देखेंगे कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में लेक्चर का जो ड्यूरेशन है दैट इज 40 मिनट्स 50 मिनट्स ऑन एन एवरेज। हमें 3 घंटे पढ़ाना होता है। तो एक ज़रूरी चीज़ है कि बच्चों को बार बार रिफ्रेश करते रहें। रिफ्रेश का बटन तो है नहीं कंप्यूटर की तरह से, अपने दबाए और रिफ्रेश हो गए। तो हमारा मैकेनिज्म है रिफ्रेश करने का कि हंसी मजाक करें, और मजाक के थ्रू उन बच्चों को वो ज़ोर से ठहाका मारें, थकान दूर हो जाए, फिर से बात शुरू कर दें। लेकिन इसमें 2 बातें ध्यान रखने की होती हैं। एक तो हंसी मजाक इतना ना हो कि मेन कंटेंट छूट जाए, ऐसा भी कई बार होता है। और दूसरा, सैडली
हंसी मजाक करने की एक तमीज़ होती है जो कई लोग ध्यान नहीं रखते हैं। हंसी मजाक इसलिए नहीं होना चाहिए कि हम सोसाइटी के वल्नरेबल सेक्शंस को और वल्नरेबल बना दें। हमारा सारा ह्यूमर औरतों पे ही हो, हमारा सारा ह्यूमर कुछ जातियों पे हो, हमारा सारा ह्यूमर LGBT पे हो, थर्ड जेंडर पे हो, तो हम मजाक के माध्यम से समाज को और गंदा बनाते हैं, समाज को अच्छा नहीं बनाते। ह्यूमर ऐसा हो जो इंसान को और बेहतर इंसान बनाए और साथ में हंसा भी सके। सर कहते हैं कि आईएएस इंडिया की सबसे पावरफुल जॉब है। अब वही आईएएस ऑफिसर्स जब आपसे मिलते हैं, आपके स्टूडेंट्स जो पुराने, वो आकर आपके पैर छूते हैं, तो आपको कितना पावरफुल लगता है? कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि कभी कभी लगता है आप उन्हें भगवान है, मतलब ऐसी वाली फीलिंग तो नहीं आती? पर्सनली मुझे बहुत बुरा लगता है कोई अगर मेरे पैर छूता है तो, कोई भी। सिर्फ मेरा बेटा है, मैं चाहता हूं कि मेरे पैर छुए, मेरे ना छुए सबके छूता रहे। इसलिए नहीं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई मेरे पैर छुए, इसलिए कि उसको ये आदत रहे कि झुकना सीखना है। सिर्फ इसलिए मैं अपने पेरेंट्स के, अपने बड़ों के पैर ज़रूर छूता हूँ। मुझे इस बात में बहुत आस्था नहीं है कि आशीर्वाद मिलने से बहुत कुछ होता है जीवन में। मैं बहुत ही साइंटिफिक माइंड का आदमी और मुझे बहुत संदेह होता है बातों पे। मैं बहुत जल्दी भरोसा नहीं करता हूँ। मुझे बहुत भरोसा नहीं है कि आशीर्वाद से कुछ होता है जीवन में, सिवाय इसके कि अच्छी फीलिंग होती है। अच्छी फीलिंग से आप सच में कुछ अच्छा कर लेते हैं, इस सेंस में होता है। पर ह्यूमिलिटी आती है, विनम्रता आती है, इसलिए पैर छूना मुझे अच्छा लगता है। कोई आईएएस मेरे पैर छुए मैं अच्छा फील नहीं करता हूँ, मैं उनसे हाथ मिलाना पसंद करता हूँ। लेकिन हाँ, कभी कभी ये तो लगता ही है कि ऐसे ताकतवर लोग मुझे जानते हैं। पर शायद मुझे साल 2 साल में एक आध बार किसी बहुत छोटे मोटे काम के लिए किसी की हेल्प लेनी पड़ती है, वो भी अपने काम के लिए नहीं, किसी जेन्युइन रीज़न से, तो काम हो जाते हैं। मतलब कोई काम ऐसा नहीं होता कि मैं कोई काम चाहूँ और ना हो पाए, पर मैं चाहता नहीं हूँ, ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सिर्फ आईएएस बनने में ही पावर नहीं है, आईएएस बनाने में भी पावर है। बहुत पावर है, आईएएस बनाने में बहुत पावर है। और अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, पिछले 2 साल में जो नया, जब से सोशल मीडिया पे एक्टिविटी बढ़ी, मैं बहुत एक्टिव हूँ नहीं मेरी कुछ क्लासेस लीक हो गई तो कई हज़ार लोगों ने उसकी क्लिप बना बना के शेयर करनी शुरू कर दी अपने चैनल्स पे। करीब 15-20 हज़ार चैनल्स हैं, जिनमें से मेरे केवल 2 हैं और हम क्लिप शेयर नहीं करते हैं। तो मुझे नहीं पता कौन लोग हैं, पर उनकी वजह से हुआ ये कि अब मैं जहाँ जाता हूँ तो पर्सनल कुछ नहीं बचा मेरे जीवन में। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना क्या हुआ, इस बीच में कुछ बहुत सीनियर किस्म के लोग, इंक्लूडिंग ए कैबिनेट मिनिस्टर इन द सेंटर, इंक्लूडिंग ए चीफ सेक्रेटरी ऑफ वन स्टेट गवर्नमेंट, उन लोगों ने मुझे फ़ोन किए और कहा कि हम रोज़ आपकी क्लास देखते हैं एंड वी हैव बिकम योर स्टूडेंट्स। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो मुझसे 10-20 साल बड़े हैं, इतने ऊंचे पदों पे हैं, जब वो ऐसी बात कहते हैं तो जब मिलते हैं तो पैर मैं ही छू लेता हूँ उनके, लेकिन कहते वो हैं कि तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। सर अब मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के सवाल हैं, थोड़े से नालायकी के लगे तो आप बिल्कुल ये मत समझिएगा कि ये मैंने लिखे हैं, ये स्टूडेंट्स के ही हैं। पहला सवाल है सर, रट्टा लगाने का टैलेंट आईएएस क्रैक करने के लिए कितना ज़रूरी है? बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। कुछ बातें तो आपको रटनी ही पड़ती हैं, कुछ भी आप मीडिया में वहाँ भी रटना पड़ता होगा कुछ बातें। जैसे यहाँ आपका ऑप्शन है कि आप कार्ड लेके आ सकते हैं, यूपीएससी में ऑप्शन नहीं होता ये वाला, तो उनको याद करना पड़ता है। अब जैसे मैप है, इंडिया का मैप है, इंडिया के लेफ्ट में पाकिस्तान है, ये कोई लॉजिक की बात तो है नहीं, तो याद ही करना पड़ेगा। पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान याद ही करना पड़ेगा। तो अब हिस्ट्री में किसी किंग के बाद दूसरा किंग आया है, याद ही करना पड़ेगा ना। सो ए लॉट ऑफ थिंग्स आर टू बी मार्क्ड अप, लेकिन रटना इज ओनली 10-15% ऑफ हाईएस्ट प्रिपरेशन, बाकी अंडरस्टैंडिंग का मामला है। सर अगला सवाल है कि पढ़ाई करते करते मुझे गर्लफ्रेंड की बहुत याद आती है, मैं क्या करूं? मिल लो क्योंकि अगर आप उससे नहीं मिलेंगे तो याद में ज़्यादा समय खराब करेंगे, और 2-4 बार मिल लेंगे तो मिलने की इच्छा वैसे भी कम हो जाएगी, फिर आप पढ़ाई करेंगे। एंड दिस इज नॉट ओनली अबाउट द गर्लफ्रेंड्स, दिस इज ऑल्सो अबाउट द बॉयफ्रेंड्स। इट्स ए जेंडर न्यूट्रल स्टेटमेंट। क्योंकि ज़्यादा याद इसलिए आ रही है कि कम मिले हैं। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, बहुत सामान्य सा नियम है। 10-20 बार मिल लीजिए, फिर कम मिलेंगे।
मनी डजंट मैटर, ये लाइफ में कितना पैसा कमाने के बाद कहा जा सकता है? लोगों का सवाल है, मेरा नहीं है। नहीं, आपका भी तो क्या दिक्कत है इसमें? देखिए, दो तरह के लोग हैं। एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, संत किसको बोलते हैं। तो मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी कहीं कि संत वो नहीं है जो दुनिया के कंपटीशन से हार जाता है। संत वो है जो दुनिया के हर कंपटीशन में जीत सकता है, पर उसमें एंटर करने से पहले ही उसको पता है कि इसमें जीत के भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। जैसे एक फेमस स्टेटमेंट है कि चूहों की दौड़ में सबसे इंटरेस्टिंग है कि जीतने वाला भी चूहा ही होता है। तो ये रियलाइजेशन किसी किसी को पैसा कमाने के बाद आता है, किसी को उसके बाद भी नहीं आता है, और किसी किसी को उसके पहले भी आ जाता है। एक एग्जाम्पल है कबीरदास। अगर आप मुझसे पूछेंगे पूरी इंडियन हिस्ट्री में अगर मुझे एक व्यक्ति के पैर छूने हों तो मैं कबीरदास को चुनूंगा। और कबीरदास के अंदर ये रियलाइजेशन पैसा कमाने से पहले आ गया था। लोग उनको पैसा ऑफर करते थे, पर वो क्या बोलते थे, साईं उतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। सिर्फ इतना चाहिए कि पेट भर जाए और कोई मेहमान आए तो उसका पेट भर जाए। उन्होंने पैसे को हाथ तक नहीं लगाया कभी। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं कमा सकते थे। बाकी लोग भी हैं, कमाते हैं और कमाते हैं, गलत तरीक़ों से भी कमाते हैं, स्कैम करके कमाते हैं। तो कुछ लोगों की भूख कभी ख़त्म नहीं होती, कुछ की एक लेवल पे ख़त्म होती है, कुछ शुरुआत के समय ही ख़त्म कर लेते हैं। डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है। अगर अभी ये सवाल मुझ पर टारगेटेड था तो मैं अपने बारे में जवाब दूं। बताइए सर। मैं अब जनरली पैसे के लिए काम नहीं करता हूं, लेकिन जैसे 3 इडियट्स में एक डायलॉग है, एक लेवल के बाद आप कुछ भी करते हैं तो पैसा आ ही जाता है। लेकिन मैं पैसे के लिए अब काम नहीं करता हूं। मेरा मोटिवेशन अब वो नहीं रहता। मेरा मोटिवेशन कुछ अलग किस्म का है जिसमें पैसा बड़ा फैक्टर नहीं है। बट येस, आई एम ए सक्सेसफुल पर्सन, तो मेरे पास कोई कमी नहीं है। मैं अपने परिवार का भरण पोषण जीवन भर कर सकता हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है। इसलिए मैं कह पा रहा हूँ ये बात। और इससे पहले कहना बेवकूफ़ी भी है। जब तक आप इतना न कमा लें कि आप खुद का पेट भर सकें, परिवार को सम्मान की ज़िंदगी दिलवा सकें, उसके पहले ये कहना कि पैसा नहीं चाहिए एक बेवकूफ़ी भी है। या तो संत हो जाइए, और यदि सांसारिक जीवन जी रहे हैं तो ठीक से निभाइए उसको। फिर सर कई बार ना रिश्तेदार ऐसे ही पूछ लेते हैं कि कितनी सैलरी है, तो इसका क्या जवाब देना होता है? अगर इतनी है कि उनको डरा सकते हैं तो बता दीजिए। अगर इतनी नहीं है तो बताइए कि वो पैकेज है और इतना तो हर महीने मिलता है, बाकी बोनस वगैरह अलग से मिलता है। घुमा फिरा के बोल दीजिए। और नहीं तो थोड़ा दबाव बनाना ही है, थोड़ा बढ़ा के बोल दीजिए, कौन चेक कर रहा है। क्योंकि वो इसलिए पूछ रहे हैं कि वो आपसे कंपेयर करना चाह रहे हैं, और जो इतना कंपेयर करता है उसको थोड़ा सा दुख देना लाजमी है। थोड़ा सा बढ़ा के बोल दीजिए, इतना लाजमी है। एक क्वेश्चन है सर कि ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस में क्या ज्यादा खतरनाक है? अगर आप किसी पावरफुल पोजीशन पे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि अगर पाकिस्तान का पीएम ओवर कॉन्फिडेंस में बम फेंक दे भारत पे, तो फिर पूरे पाकिस्तान के लिए घातक हो जाएगा। लेकिन यदि आप नॉर्मल लेवल पे हैं तो अंडर कॉन्फिडेंस ठीक है। हाँ, उस केस में अंडर कॉन्फिडेंस ज़्यादा घातक है। पावरफुल पोजीशन पे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा घातक हो जाएगा। सर इसमें मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ये जो बच्चों ने जो क्वेश्चन पूछे थे कि 3 गलतियां जो स्टूडेंट लाइफ में नहीं करनी चाहिए, मेरा भी फेवरेट क्वेश्चन है। पहली गलती, अपना प्रश्न किसी और का बता के नहीं पूछना चाहिए। यदि आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो अपने सीने पे रख के बोलिए कि मेरा सवाल है। यानी कि छिप के बंदूक क्यों चलानी है, खुल के चलाइए, ऐसा क्या है। मेरा ख्याल है कि बच्चों को ये समझना चाहिए कि वो इंसान है, रोबोट नहीं है, मशीन नहीं है। इतना पढ़ना है, रात दिन पढ़ना है, वो सब नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी इतनी मुश्किल है नहीं जितनी हम बना देते हैं। मैं बच्चों से पहले दिन बोलता हूँ, 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे सो, 8 घंटे मौज मस्ती करो, तो IAS बन जाओगे। इससे ज़्यादा मत पढ़ो। दूसरा, केवल किताबें मत पढ़ो, ज़िंदगी को भी पढ़ो, दोस्तों को भी पढ़ो, आसपास के समाज को भी पढ़ो। सप्ताह में 1 फिल्म ज़रूर देखो।
दिन में 1 घंटा अपने दोस्तों से गप्पें ज़रूर मारो, किसी अच्छे टॉपिक पे हो तो बढ़िया, वरना बिचिंग करो, कुछ भी करो, पर बातचीत करो, ताकि बात करने का शऊर भी सीखो, सोशल स्किल्स भी सीखो। और ये ज़िंदगी जीनी है, IAS बनना शुड बी ए पार्ट ऑफ लाइफ, इट शुड नॉट बी लाइफ। और मुझे एक अमेरिकन प्रैग्मेटिक फिलोसफर 20th सेंचुरी के हैं, एजुकेशन में बड़ा अच्छा काम किया, जॉन डीवी, शायद आपने सुना होगा। सबसे अच्छी बात उनकी ये लगती है, एजुकेशन इज़ नॉट द प्रिपरेशन फॉर लाइफ, इट इज़ लाइफ। इसको समझ लीजिए कि शिक्षा जीवन जीने की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। जिंदगी भर जिससे सीखने को मिले सीखते रहिए। रिक्शा वाला भी कुछ ना कुछ सिखा देगा, कोई भी सिखा देगा, बस नज़र खुली रखिए, सीखते रहिए। एक बेहतर इंसान बनने का मौका हमेशा हमारे पास होता है, कभी रुकता नहीं है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।